तो बच्चों आज हम करने वाले हैं डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 9th की फिजिक्स का। हम ना 16 क्वेश्चंस करेंगे, आपके एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज है। इन 16 क्वेश्चन से हम समझेंगे कि पूरे कंसेप्ट क्या है चैप्टर के। आपको इसलिए पूरे कंसेप्ट को अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इस 16 क्वेश्चन से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। ये रहा बच्चों पहला क्वेश्चन। माई फादर वेंट टू ए शॉप फ्रॉम होम विच इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर ऑन अ स्ट्रेट रोड। देखो पहले अगर आप पूरी कहानी पढ़ोगे ना आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप सिर्फ एक सेंटेंस पढ़ो पहले कि पिताजी जो हैं मिस्टर पिताजी घर से शॉप जाते हैं जो कि 250 मीटर्स की दूरी पे लोकेटेड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले एक 250 मीटर की दूरी पे एक लाइन बनाएंगे। ये मेरा घर है, दिस इज़ माई होम एंड दिस इज़ माई शॉप। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 250 मीटर्स का है। दोनों के बीच में डिस्टेंस है 250 मीटर का। जब पिताजी शॉप पे पहुंचे तब उनको पता चला यार मैं तो थैला लेके आना भूल गया। कि ऑन रीचिंग देयर ही डिस्कवर्ड दैट ही फॉरगॉट टू कैरी ए क्लोथ बैग। अब थैला लेने के लिए वापस घर चले गए। ही केम होम टू टेक इट, मतलब अब शॉप से ये वापस 250 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करके घर जाएंगे। अब घर से थैला लेके इन्होंने क्या करा, ही वेंट टू शॉप अगेन, ब्रॉड प्रोविजंस एंड केम बैक होम। तो अब थैला लेने के बाद ये वापस दुकान जाएंगे, दुकान से सामान लेंगे और सामान लेके वापस घर पे आएंगे। तो आपने बोला सर ये ना एक्चुअली हमें यहाँ पे बोला है दो चीज़ें निकालनी। पहला उन्होंने बोला डिस्टेंस निकालो, सेकंड उन्होंने बोला डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो ध्यान सुनना, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब हुआ मेरे द्वारा चली गई टोटल दूरी कितनी है। तो मैं यहाँ लिखूंगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू क्या होगा। आपने बोला सर पहले घर से शॉप गया, तो शॉप पे गया तो पता चला थैला लेके नहीं आया तो वापस घर जाना पड़ा। थैला लेके वापस दुकान पहुंचा और दुकान से सामान खरीद के मैं वापस घर गया, तो ये इतने। तो मैंने 250 मीटर्स की दूरी ना 4 बार कवर की है। तो 4 इंटू 250 जो कि हो जाता है 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस तो मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे 1 किलोमीटर डिस्टेंस पिताजी ने डिस्टेंस पूरा घर से शॉप तक ऐसे कवर कर लिया। अब सवाल में पूछा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो यहां पे इस क्वेश्चन से मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जितने भी कंसेप्ट आते हैं ना सारा समझा दूंगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फर्क क्या होता है। अब देखो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ध्यान से देखना। डिस्प्लेसमेंट अब यहां पे समझो कि जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं ना, अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा हूं, ठीक है, अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने को, ए से राइट साइड को जाने को अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन मानता हूं, यू नो ना कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेयर एज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमें डायरेक्शन को भी इन अकाउंट लेना पड़ता है। तो अगर डायरेक्शन को आप ले रहे हो ना, डायरेक्शन का मतलब क्या, नॉर्थ जा रहा हूं मैं, साउथ जा रहा हूं, ईस्ट जा रहा हूं, वेस्ट जा रहा हूं, या फिर लेफ्ट राइट कुछ भी, तो अपने आप से क्या मानना है आपको, आपने ए से बी तक जाने वाले डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना, तो आपको बी से ए तक वापस जो आते हैं ना उसको नेगेटिव मानना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही ये होता है कि आप डायरेक्शन को मानते हो, यहाँ पे डायरेक्शन का असर पड़ता है क्वेश्चन पे, लेकिन डिस्टेंस में आपको कुछ प्लस माइनस मानने की जरूरत नहीं होती। तो आपने बोला सर अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो पिताजी ने सबसे पहले क्या किया, पिताजी ने सबसे पहले 250 मीटर्स कवर किया। 250 मीटर्स कवर किया उन्होंने ए से बी तक जाने में, मतलब कि घर से शॉप तक जाने में। फिर शॉप से जब वो वापस आएंगे सेम डिस्टेंस तो नेगेटिव 250, फिर दोबारा शॉप जाएंगे तो पॉजिटिव 250, और फिर वापस घर आएंगे तो नेगेटिव 250। तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा हो जाएगा हमारा, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू प्लस 250 माइनस 250 प्लस 250 एंड माइनस 250। तो आप बोलोगे सर ये प्लस 250 और माइनस 250 तो हमारा कट जाएगा, सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस 250 माइनस 250 कटा, प्लस 250 माइनस 250 कटा, तो ये हो जाएगा आपका 0 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 मीटर्स है। ये तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया इसलिए टाइम लगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएगा। या फिर आप डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी समझ सकते हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ना, उसी को हम पता है क्या कहते हैं, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अगर मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट करा, मैं चाहे कैसे भी मैं घूमूं, कितना भी चाहे घूम लूं मैं, अगर मैं घूम फिर के मैं यहीं पे पहुंच गया, इसी पॉइंट पे वापस पहुंच गया ना, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 कहलाएगा। हालांकि इसमें स्टेप्स में कुछ ना कुछ तो कवर ही कर रहा हूं ना, मैं कुछ ना कुछ तो किलोमीटर्स कवर कर रहा हूं, तो डिस्टेंस तो है, लेकिन अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, क्योंकि उसके बीच में कुछ दूरी नहीं बची इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर्स हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टूडेंट रन्स फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू द 4th फ्लोर ऑफ ए स्कूल बिल्डिंग टू कलेक्ट ए बुक एंड देन कम्स डाउन टू देयर क्लासरूम ऑन द 2nd फ्लोर। इफ द हाइट ऑफ द ईच फ्लोर इज 3 मीटर्स देन फाइंड द डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है।
बहुत ही बढ़िया सवाल है। सो ध्यान से समझना, सबसे पहले तो हम बनाएंगे यहाँ पे, हमें समझने के लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा अपना स्कूल का बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, जिसमें कि ग्राउंड फ्लोर से लेके 4 फ्लोर है टोटल। ग्राउंड फ्लोर से लेके 4 फ्लोर है। तो ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है, ये मेरा सेकेंड फ्लोर है, ये मेरा थर्ड फ्लोर है, और ये मेरा फोर्थ फ्लोर है। और यहाँ पे हर एक फ्लोर की जो डिस्टेंस है ना, हर एक फ्लोर का जो क्या बोलते हैं लेंथ है, मतलब कि हाइट ऑफ ईच फ्लोर, वो 3 मीटर्स है। ये 3 मीटर का हाइट पे है, इसकी भी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट होगी वो भी 3 मीटर होगा, ठीक है, ये भी 3 मीटर होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट होगी वो भी 3 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो भी 3 मीटर है। तो सब 3 मीटर्स ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 3 मीटर्स ही है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हूं, तो ग्राउंड फ्लोर पे खड़े होने का मतलब है मैं यहां खड़ा हूं, मैं इस पॉइंट पे, अभी इस पॉइंट पे यहां पे खड़ा हूं, मैं अभी यहां खड़ा हूं, ग्राउंड फ्लोर के इस पॉइंट पे खड़ा हुआ हूं मैं अभी। और मैंने बोला मुझे यहां से पता है कहां जाना है, मुझे यहां से जाना है फोर्थ फ्लोर पे। तो फोर्थ फ्लोर पे मतलब यहां मत बना देना, ये नहीं जाना मुझे, मुझे यहाँ नहीं जाना। मुझे क्या फोर्थ फ्लोर पे टंकी पे चढ़ के थोड़ा ना देखना कि पानी भरा है कि नहीं भरा, मेरे को फोर्थ फ्लोर के फ्लोर पे पहुंचना है ना मेरे को। तो मैं करूंगा, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे सीधा जाऊंगा, यहाँ से ना फोर्थ फ्लोर पे पहुंचना है मुझे, यहाँ पहुंचना है बस मुझे। और फिर फोर्थ फ्लोर पहुंचने के बाद ना उसने कुछ बुक्स कलेक्ट किए हैं, और बुक्स कलेक्ट करने के बाद वो बंदा सेकंड फ्लोर पे आ जाएगा। तो सेकंड फ्लोर मतलब थर्ड फ्लोर तो ये हो गया, और सेकंड फ्लोर ये हो गया, तो मुझे यहां आना पड़ेगा वापस। तो ये है कहानी। तो कहानी तो ये है। अब मैं अगर आपको समझाऊं ना, ये सेम चीज कैसे समझाऊंगा, मैं आपको समझाता हूं। एक अच्छे से हॉरिजॉन्टल वो लाइन बना के समझाऊंगा मैं आपको कैसे होता है। ये मेरा एक नंबर लाइन मान लो इसको, ये नंबर लाइन है अपना। इस पे ना मैं अपने ग्राउंड फ्लोर को मान लेता हूं कि ये जीरो मेरा ग्राउंड फ्लोर को रिप्रेजेंट करता है। जीरो किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्राउंड फ्लोर को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे मैं भी प्रेजेंटली खड़ा हूं। अब जीरो से 3 मीटर की दूरी पे अगर मैं 3 मीटर ऊपर चढ़ जाऊंगा तो मैं फर्स्ट फ्लोर के स्टार्टिंग पे पहुंच जाऊंगा। फर्स्ट फ्लोर के स्टार्टिंग पे मतलब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर नहीं, फर्स्ट फ्लोर के स्टार्टिंग पे। तो मैं पहुंच जाऊंगा 3 मीटर की दूरी जब कवर करूंगा तो फर्स्ट फ्लोर पे, और दोबारा 3 मीटर कवर करूंगा, यानी कि 6 मीटर कवर करते ही मैं अपने सेकेंड फ्लोर पे पहुंच जाऊंगा। और ऐसे ही दोबारा मैं 3 मीटर कवर करूंगा, तो यानी कि मैं अपने थर्ड फ्लोर पे पहुंच जाऊंगा। और ऐसे ही मैं एक और बार 4 मीटर सॉरी एक और बार मैं 3 मीटर्स कवर करूंगा तो मैं फोर्थ फ्लोर पे पहुंच जाऊंगा, राइट। अब मैंने फोर्थ फ्लोर तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, आप खुद देखो। मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, मैंने 12 मीटर्स कवर किया, क्योंकि यहाँ पे हर एक फ्लोर की हाइट हमें 3 मीटर्स दे रखी है। तो जीरो से फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, मैंने 12 मीटर्स। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या, टोटल डिस्टेंस कवर निकालना ना। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने बोला टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो होगा ना, डिस्टेंस कवर्ड जो होगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा यहाँ पे इस केस में। मैंने 12 मीटर्स तो मैंने जीरो से लेके फोर्थ फ्लोर तक मैं पहुंचा। अब मैं फोर्थ फ्लोर से ना, मैं फोर्थ फ्लोर से मैं वापस भी तो आ रहा हूँ सेकंड फ्लोर की तरफ। तो फोर्थ फ्लोर से पहले मैं थर्ड फ्लोर पे पहुंचूंगा, यहाँ से मैं वापस जाऊंगा थर्ड फ्लोर पे। तो मैंने 3 मीटर कवर किया, फिर वापस मैं सेकंड फ्लोर पे पहुंचने दोबारा 3 मीटर कवर करूंगा। तो यानी कि मैं 12 मीटर्स प्लस 6 मीटर्स और कवर करूंगा, यानी कि 12 मीटर्स प्लस 6 मीटर्स और मैं कवर करूंगा, यानी कि 18 मीटर्स मेरा हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड। लेकिन अब सवाल में पूछा कि सर यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर मुझे निकालना है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना वो ऐसे निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और मैं कहां पे पहुंच गया हूं उन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आप बोलोगे सर यहां पे देखो हम ना खड़े थे, यहां पे ये रहा, ये था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। अब हम कहां पहुंचे भाई, फोर्थ फ्लोर तक गए, घूम फिर के हम सेकंड फ्लोर पे वापस आ गए, अब हम यहां पे पहुंचे। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, क्या मेरे को इस 2.2 सेकंड फ्लोर पे पहुंचने के लिए मेरे को फोर्थ फ्लोर पे थर्ड फ्लोर से घूम के आना पड़ेगा, नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्टली मैं 0 से 2 की तरफ चले जाऊंगा, ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर की तरफ चले जाऊंगा। तो 6 मीटर्स, आप देखो 0 से फर्स्ट फ्लोर जाने पे 3 मीटर कवर करना है, और फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे आने में दोबारा 3 मीटर्स। तो यहां पे टोटल मुझे 6 मीटर्स, 3 मीटर्स प्लस 3 मीटर्स, 6 मीटर्स मुझे कवर करना पड़ेगा। यही मेरा इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बोला है कि अ गर्ल इज राइडिंग हेयर स्कूटर एंड फाइंड्स दैट इट्स स्पीडोमीटर रीडिंग इज कांस्टेंट, इज इट पॉसिबल फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सेलरेटिंग एंड इफ सो हाउ। तो अब स्पीडोमीटर के, सबसे पहले तो स्पीडोमीटर क्या होता है हमें ये समझना। स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस, कहां गया, स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस which measures the speed
ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट। एवरेज स्पीड नहीं मेजर करता, आप जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप स्पीडोमीटर पे देखोगे उसमें आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दिखा, इसका मतलब आपकी गाड़ी इस टाइम पे, जिस टाइम पे आप देख रहे हो उस टाइम पे 50 की स्पीड पे चल रही है। अब आपने 2 सेकंड बाद देखा तो 60 दिख रहा है, इसका मतलब आपकी गाड़ी जिस टाइम पे आपने देखा ना उस टाइम पे 60 की स्पीड से चल रही है। तो एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, ये होता है स्पीडोमीटर का काम होता है। अब स्पीडोमीटर में कांस्टेंट स्पीड दिखा रहा है, यानी कि कहने का मतलब है कि मैंने अभी जब देखा तो गाड़ी की स्पीड दिखा रहा था मान लो 50 किलोमीटर पर आवर, ये दिखा रहा था यहां पे। अब मैंने 2 सेकंड के बाद देखा तो भी 50 किलोमीटर पर आवर, मैंने 4-5 सेकंड के बाद देखा तो भी 50 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि मेरी गाड़ी की स्पीड है चेंज ही नहीं हो रही है, कांस्टेंट है। अगर मेरी गाड़ी की स्पीड नहीं चेंज हो रही तो उसको मैं बोलूंगा कि यहाँ पे मेरी गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ या कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव हो रही है। इज इट पॉसिबल फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सेलरेटिंग एंड इफ सो हाउ। अब इन्होंने पूछा है कि इस केस में क्या एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा। देखो बच्चों बहुत ध्यान समझना, बहुत तगड़ा कंसेप्ट समझाने वाला हूं मैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड वेलोसिटी ये सब क्या होता है यहां पे समझना। स्पीड होता है कि स्पीड क्या होता है, आप बोलोगे सर स्पीड होता है, चलो दूसरे मार्कर से दूसरे कलर से लिखते हैं। एक बार इसको इरेज करते हैं, फिर नया कलर चूज करते हैं ताकि आप लोगों को सही लगे, बढ़िया लगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमने बोला कि सबसे पहले सर स्पीड क्या होता है ये समझाओ। स्पीड जो होता है ना वो होता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में टाइम टेकन, ये होता है आपने कितनी दूरी चली अपॉन में टाइम टेकन। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। तो सर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये होगी स्पीड जो होते हैं वो स्केलर क्वांटिटी होते हैं। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी आएगा, इसमें मैग्नीट्यूड भी आएगा प्लस इसमें डायरेक्शन भी आएगा। इसमें सिर्फ स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सर इसका एक एग्जांपल बता सकते हो बहुत अच्छे से, बिल्कुल बता सकता हूँ एग्जांपल, ध्यान से समझना। तो इसका एग्जांपल कुछ ऐसा होगा, क्या कहें, तो अगर मैंने बोला कि मैं यहां से 2 किलोमीटर मान लेते 2 मीटर्स गया 1 सेकंड में, मेरे को यहां से 2 मीटर तक जाने में लगा 1 सेकंड, और वापस दोबारा यहां से मैं 2 मीटर तक गया और वापस 2 मीटर मेरे को आने में लगा 1 सेकंड। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, फिर मैं बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट तक आया। तो इस केस में मेरी स्पीड जो होगी, आप देखना स्पीड जो होगा वो पता है क्या होगा, मैंने बोला टोटल डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया, ए से बी तक 2 गया फिर बी से ए तक 2 गया, तो टोटल डिस्टेंस मैंने कवर किया 4 मीटर। तो 4 मीटर मैंने टोटल डिस्टेंस कवर किया। टाइम कितना लग रहा है, ए से बी तक जाने में 1 सेकंड और बी से ए तक आने में 1 सेकंड, तो टाइम मेरे को लग रहा है 2 सेकंड टोटल। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा 2 मीटर्स पर सेकंड हो जाएगा मेरा स्पीड। क्या हो जाएगा मेरा स्पीड यहाँ पे 2 मीटर्स पर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 मीटर्स पर सेकंड हो जाएगा, तो इस केस में वेलोसिटी क्या होगा, तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मिटाना पड़ेगा क्योंकि इस पर अभी थोड़ा स्पेस नहीं है। तो एक काम करते हैं, मिटाते हैं इसको फटाफट से, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं और अब हम करने वाले हैं वेलोसिटी। अब वेलोसिटी इस केस में क्या हो जाएगा, आपने बोला सर वेलोसिटी का मतलब आपने बताया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमने पिछले क्वेश्चन में समझा था। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता हूं और उसको अगर मैं पॉजिटिव 2 मानता हूं तो मैं बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आने में उसको -2 मानूंगा, और टोटल टाइम ऐसा मेरे को करने में लग रहा है 2 सेकंड। तो ये हो जाएगा 0 अपॉन में 2 जो कि हो गया 0 मीटर्स पर सेकंड। तो इस केस में आपने बोला सर इस वाले केस में वेलोसिटी और स्पीड की वैल्यू अलग अलग आ रही है। अब समझ रहे हो ना वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क हुआ। अब यहां पे एक्चुअली में अगर आपका मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है, लेट्स से आपका जो मोशन है ना वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन आप कवर कर रहे हो, तो उस केस में आपका स्पीड और वेलोसिटी ना हमेशा सेम होता है। स्पीड और वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन मोशन में हमेशा सेम होता है। कैसे, देखो बहुत अच्छे एग्जांपल समझाता हूं अभी आपको, 1 सेकंड रुको। ये देखो अगर मैं स्ट्रेट लाइन पे जा रहा हूं, ठीक है, ये मेरा स्ट्रेट लाइन है और यहां पे मैंने बोला कि ये मेरा पॉइंट है ए और ये मेरा पॉइंट है बी। मैंने बोला ए मेरा डिस्टेंस हो गया 5 मीटर, इसको मैंने कवर करा 1 सेकंड में, 5 मीटर की डिस्टेंस मैंने कवर करी 1 सेकंड में। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इस केस में मैंने अगर स्पीड निकालनी है तो स्पीड हो जाती है सर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्ट्रेट लाइन में कवर कर रहा हूँ मैं, कोई टर्न वगैरह नहीं ले रहा, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा अपनी, तो स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन 1 सेकंड, माने कि 5 मीटर्स पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी। अच्छा अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी की,
अगर मैं बात करता हूँ वेलोसिटी की, आप बोलोगे सर ए से बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर ए इनिशियल पॉइंट और बी फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 5 मीटर्स ही है, और पहुंचने में टाइम 1 सेकेंड ही लग रहा है, तो ये भी 5 मीटर्स पर सेकेंड हो गया। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों बात समझना कि अगर आप स्ट्रेट लाइन मोशन करते हो, स्ट्रेट लाइन मोशन में आपकी वेलोसिटी और आपकी स्पीड एक ही चीज होती है। कंफ्यूज मत हो जाना। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कभी वेलोसिटी लिखा है, कभी स्पीड लिखा है। अगर आप स्ट्रेट रास्ते में जा रहे हो बिना कोई टर्न लिए, बिना कोई यू टर्न लिए, तो उस केस में हमेशा स्पीड और वेलोसिटी को मैं सेम मान सकता हूँ, राइट। और आपको अगर इतना समझ आ गया तो अभी मैं फटाफट से आपको अच्छे से एक बार मैं पूरा समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन में आखिर हमसे पूछा गया है। इतना समझना था हमें। अब समझो कि एक्सेलरेशन क्या होता है। वेलोसिटी आपको समझ आ गया ना, अब एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। जब भी रेट आ जाना, रेट का मतलब टाइम से होता है, ये टाइम जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, रेट का मतलब टाइम से होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब आपकी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। समय के साथ कंपेयर करोगे तो समय के साथ आपकी वेलोसिटी में क्या कैसा चेंज आ रहा है, उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमने एक फिजिकल टर्म निकाला, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का मतलब देखना है यहाँ पे क्या होता है। अगर यहाँ पे मैं अपनी वेलोसिटी को, लेट्स से मैंने बोला मेरी गाड़ी की स्पीड है 5 मीटर्स पर सेकेंड, 5 मीटर्स पर सेकेंड, और ये रहा, कहाँ गया, अरे भाई चल जा, 5 मीटर्स, अरे 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर्स पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। मेरी गाड़ी की स्पीड समय के साथ चेंज नहीं हो रही है मान लो, तो आप बोलोगे सर यहां पे कोई चेंज इन वेलोसिटी है, नहीं है। यहां पे कोई चेंज इन वेलोसिटी है, नहीं है। यहां पे भी कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, यहां पे भी कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं है। तो मैं बोलूंगा इस केस में अगर आपकी गाड़ी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब आपकी गाड़ी की स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो इस केस में जो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, इस केस में जो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा वो आप बोलोगे सर ये जीरो हो जाएगा। जीरो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां पे इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पे इसके वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये भी एग्जैक्टली सेम है। हमारे क्वेश्चन में भी यही पूछा हुआ है कि अगर मेरे स्पीडोमीटर में सेम कांस्टेंट रीडिंग दिखा रहा है, स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करता है, तो क्या उसकी गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है? तो अगर स्पीडोमीटर में सेम ही वो दिखा रहा है तो हमारी गाड़ी एक्सेलरेट नहीं कर रही है, कह सकते हैं। बट इसका एक और कंडीशन है, आप समझना यहाँ पे, अभी मैं समझाता हूँ बहुत अच्छे से, छोड़ के भागना मत। मैं बता रहा हूँ बहुत बुरा फंसोगे, मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, तुम्हें अलग से एक वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें तुम्हें पूरा चैप्टर भी समझ आ जाएगा, क्वेश्चंस भी तुम्हारे हो जाएंगे। तो यहीं पे मैं सब कुछ समझा रहा हूँ, जस्ट 2 सेकंड वेट करो। एक बार इसको मिटा लेते हैं भाई, अभी एकदम नया हूँ मैं इस पर, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है मेरे को लिखने में। हैंड राइटिंग वगैरह समझ आ रही है, मैं होप कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ मैं इस पर, तो मेरे को ज़्यादा अभी आइडिया नहीं है, धीरे धीरे सीखूंगा। तो देखो बच्चों, अभी हम क्या करने वाले हैं ना, अभी हम करने वाले हैं कौन सा ये ले लेते हैं। चलो, मैंने बोला कि लेट से कि मेरी गाड़ी ना स्ट्रेट लाइन में जा रही थी। हमें ये बोल नहीं रखा क्वेश्चन में कि वो गाड़ी स्ट्रेट ही जा रही है। गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर, ये कहीं नहीं बोला कि वो स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल कर रही है। तो अगर वो स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल कर रही है और उसकी गाड़ी की स्पीड सेम है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, तो इस केस में आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन जो है ना वो 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन केस नंबर 2, अगर मेरी गाड़ी डायरेक्शन चेंज कर रही है, देखो मेरी गाड़ी ऐसे ऐसे जा रही है, मान लो लेट से मेरी गाड़ी जा रही है ऐसे, डायरेक्शन चेंज कर रही है हर बार। अगर मेरी गाड़ी हर बार डायरेक्शन चेंज करेगी तो आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन तो होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। और वेलोसिटी तो सर एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि उसमें डायरेक्शन को भी हमें लेना होता है। तो यानी कि क्योंकि एक्सेलरेशन में वेलोसिटी भी आता है और वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन आता है, तो एक्सेलरेशन के अंदर भी डायरेक्शन काउंट होना चाहिए। तो अगर मेरी गाड़ी की स्पीड भले ही सेम हो, लेकिन अगर मैं गाड़ी की डायरेक्शन बार बार बदल रहा हूं, there will be some acceleration, there will be some acceleration। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस केस में एक्सेलरेशन, अगर उसी गाड़ी की, अगर वो स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल कर रही है अपनी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, तो उसकी एक्सेलरेशन 0 होगी। लेकिन अगर वो स्ट्रेट रोड में नहीं ट्रैवल कर रही, क्या बोलते हैं, इट्स ए नॉन स्ट्रेट रोड, मतलब कर्व के थ्रू वो ट्रैवल कर रही है, बेंड ले रही है, यू टर्न मार रही है, तो उस केस में क्या होगा, अगर भले ही उसी गाड़ी की स्पीड सेम हो, एक्सेलरेशन फिर भी 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि डायरेक्शन के बदलते ही एक्सेलरेशन भी बदल सकता है, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ।
फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी रीचेस 24 मीटर्स पर सेकेंड इन 6 सेकेंड्स। अच्छा, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दीज 6 सेकेंड्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशंस होते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये आपने पढ़ा होगा। 3 इक्वेशन लिखते हैं, ये सबको पता है। 3 इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एक इक्वेशन होता है। सेकेंड इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीनों इक्वेशन होते हैं। अब सवाल एक कहां पे यूज करते हैं? ये हम हमेशा यूज करेंगे जहां पे भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो और आपका रोड ना स्ट्रेट लाइन मोशन हो, मतलब आप स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशंस इन दोनों केसेस में ही यूज किए जाते हैं, ये ध्यान रहे। अब आप देखो कि हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है, एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि मेरे गाड़ी ने रेस्ट से स्टार्ट किया। रेस्ट का मतलब मेरी गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर्स पर सेकेंड दे रखी है एंड इट्स वेलोसिटी रीचेस 24 मीटर्स पर सेकेंड। मेरी गाड़ी की वेलोसिटी 24 मीटर्स पर सेकेंड पहुंच जाती है कितने टाइम में? आप बोलोगे सर इससे 0 से 24 पहुंचने में मुझको 6 सेकेंड लग गए। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दी 6 सेकेंड्स। तो देखो बहुत आसान है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली निकालना। मेरे पास v है, u है, t है, तो एक्सेलरेशन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकता हूं। मैं बोलूंगा v माइनस यू अपॉन में t इज इक्वल टू ए। इसमें डायरेक्टली पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। v है 24, u है 0, टाइम है 6 और ये मेरा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 24, 6 4 जा 24 होता है, तो 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लिखना मत भूलना, मार्क्स कटेंगे नहीं तो आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। अब पूछा डिस्टेंस क्या होगा सर, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस निकालने के लिए एक्चुअली क्या है ना, मैं अभी नया हूं तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कितना छोटा लिखना है। मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ शायद से, अगले बार ध्यान रखूंगा। अभी इसको मिटा देते हैं एक बार। कहाँ गया ये? आ जाओ बेटा, इसको मिटाते, डिस्टेंस यहाँ लिख देंगे। कम ऑन ब्रो, हाँ ठीक है। अब अगर मैं डिस्टेंस यहाँ लिखूंगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, देखो मेरे पास v है, u है, मैं ये फॉर्मूला लूंगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें देखो u की वैल्यू ना, u जो है 0 है, मैं पता है यहाँ पे, मैंने देखो 0 पता है ना हमें, तो ये तो पूरा का पूरा 0 इंटू टी 0 ही हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू बच्चा मेरे पास हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर हाफ इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी हमने निकाली 4 और t हमें दे रखा है 6 सेकेंड, तो 6 इंटू 6, तो आप बोलोगे सर 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 6 36 इंटू 2 72, तो 72 मीटर्स मेरा टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब सवाल है कि अ मोटर बाइक मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर्स पर सेकेंड। तो जितना भी डेटा क्वेश्चन में दिया है ना, इसको सबसे पहले उतारना ही सबसे बड़ा आर्ट है। आर्ट कैसे कि जब तक आपको ये समझ नहीं आया क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो जो पूछा है वो कभी निकाल नहीं पाओगे। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो 28 मीटर्स पर सेकेंड है, बहुत ही बढ़िया, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और मैंने आपको पहले ही बताया जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन है हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ही लगते हैं। स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग 98 मीटर्स, तो मतलब आपका एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट था, लेकिन आपकी गाड़ी जो थी चलते 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 आखिरी में आके वो रुक गई, तो मतलब 0 मीटर्स पर सेकेंड उसकी स्पीड हो गई। और इसको उसने, ऑब्वियसली बात है, मैं 28 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से अपनी गाड़ी चला रहा था और उसकी स्पीड अब 0 हो गई, यानी कि 28 से 0 पहुंचने में कुछ टाइम लगा होगा और मैंने कुछ डिस्टेंस भी ऑब्वियसली कवर किया होगा, तो वो डिस्टेंस मेरे को यहाँ पे दे रखा है 98 मीटर्स। ठीक है, मेरे से पूछा कि भाई जो मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन था ना उसकी वैल्यू क्या है और टाइम कितना लगा मेरे को अपनी स्पीड को 28 से 0 करने में। तो आप बोलोगे सर हमारे पास ना तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। सबसे पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे कुछ निकल सकता है? आप बोलोगे सर इससे कुछ भी नहीं निकलेगा। क्यों? हमारे को a भी नहीं पता, हमारे को t भी नहीं पता, तो जब हमें दो क्वांटिटी अननोन हो एक ही इक्वेशन में तो हम उसको नहीं निकाल सकते। एक इक्वेशन में एक क्वांटिटी ही अननोन होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उससे अच्छा मैं बताऊं आपको v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाओ। क्यों?
क्योंकि अगर आप ये लगाते हो तो उसका फायदा ये है कि यहां पे हमें पता है कि v तो जीरो है, तो इसका तो कोई महत्व रह नहीं गया, ये जीरो है, दिस इज जीरो। तो अब आपके पास बचा माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस। u आपको पता है 28 है, तो 28 का स्क्वायर करना है आपको, 28 का स्क्वायर। इस माइनस को ब्रैकेट में मत डाल देना, ये बाहर वाला माइनस है, u का माइनस नहीं है। और 2 इंटू ए ही हमें निकालना है और s 98 हो जाएगा हमारा। तो आप बोलोगे सर माइनस ऑफ, यहां पे आ जाओ इस साइड, माइनस ऑफ 28 इंटू 28 अपॉन में 2 इंटू 98 ही हमारा एक्सेलरेशन होगा। तो आपने बोला सर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 14 जा 28 होता है, 14 कितना 7 जा होता है ना, 7 4 28, हाँ 7 जा 98 होता है, 7 4 जा 28 होता है। तो ए मेरा आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे सर ये नेगेटिव साइन का महत्व क्या है यहाँ पे? अभी तक तो हम सब कुछ पॉजिटिव कर रहे थे, अब ए नेगेटिव आ गया। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं अपनी गाड़ी की स्पीड समय के साथ स्लो करता हूं ना, तो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। उस केस में हम उसको कहते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन हम रिटार्डेशन बोलते हैं या डीसेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मेरी गाड़ी की स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर उसी गाड़ी की स्पीड हो गई 8 मीटर पर सेकेंड, फिर यहां पे मेरी गाड़ी की स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। तो आप बोलोगे सर पहले 10 से 8 हुई, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का मतलब 8 माइनस 10 करोगे तो ये हो जाएगा आपका -2। ऐसे यहां पे फिर 8 से 6 हो गया, तो मतलब यहां पे 6 हुआ है ना, तो फाइनल 6 है और इनिशियल 8 है, तो ये भी -2 हो गया। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये समझाने के लिए कि एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर है? क्योंकि उसके अंदर वेलोसिटी आता है। वेलोसिटी क्यों वेक्टर है? क्योंकि उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ इसलिए वेलोसिटी वेक्टर हुआ, इसलिए एक्सेलरेशन वेक्टर हुआ। अब वेक्टर है तो प्लस माइनस आ सकता है यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाल दी। अब हमसे पूछा है कि टाइम टेकन क्या होगा। टाइम टेकन, उसके लिए जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, इसको सबसे पहले मिटाते हैं, तब हमें समझ आ जाएगा कि टाइम टेकन क्या होगा। अच्छा भाई, टाइम टेकन, एक सेकेंड, इसको मिटाते हैं फटाफट से। ओके, नाउ लेट्स फाइंड टाइम टेकन। तो यहां पे टाइम टेकन कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे सर टाइम टेकन निकालने के लिए हमने बोला कि हमारे पास सबसे इजी कौन सा पड़ेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अब तो a आ चुका है, तो मेरे ख्याल से v इज इक्वल टू यू प्लस 80 सबसे आसान है, क्योंकि मेरे को a पता है, t निकालना है। तो v मेरे को 0 है पता है, u मेरे को 28 है पता है, a अभी निकाला मैंने -4, टाइम मुझे नहीं पता। तो आप बोलोगे सर 0 इज इक्वल टू 28 माइनस 4 टाइम्स ऑफ टी। 4t को उधर ले जाओ, ट्रांसपोज करोगे तो 4t इज इक्वल टू 28 और t इज इक्वल टू 28 अपॉन में 4, 28 बाई 4 इज 7। तो आप बोलोगे सर टाइम मुझे लगेगा 7 सेकेंड, 7 सेकेंड्स मुझे टाइम लगेगा अपने स्पीड को 28 मीटर्स पर सेकेंड से 0 मीटर्स पर सेकेंड लाने में। तो आई होप कि आपको ये 4th क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब बच्चों इस क्वेश्चन को समझना, बहुत ही खतरनाक सवाल है, क्योंकि ग्राफ जब भी आ जाता है ना तो बच्चे डर जाते हैं। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन खतरनाक देखने में लगते हैं, होते नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ, हम यहाँ पे सारे ग्राफ वाले क्वेश्चन कवर कर लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कराऊंगा। देखना आप इस 1.5 घंटा, जितना भी 2 घंटे का लेक्चर होगा, इसके बाद ना आपका जो चैप्टर अंडरस्टैंडिंग होगा नेक्स्ट लेवल होगा। यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन, ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, और दोनों पैरेलल ट्रैक्स पे चल रहे हैं। यानी कि ये मेरा ए ऐसे जा रहा है, ए भी एक पैरेलल ट्रैक पे है और बी भी मेरा पैरेलल ट्रैक पे ही मूव कर रहा है। दोनों पैरेलल ट्रैक पे मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। डू द ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी एवर हैव इक्वल वेलोसिटी। तो यहाँ पे बोले क्या ए और बी के पास कभी भी इक्वल वेलोसिटी होगा या नहीं होगा। तो आप यहाँ पे समझना कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं मैं यहाँ पे आपको। जब भी आपका ग्राफ पोजिशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे आ जाए, स्ट्रेट लाइन आ जाए, ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो गाड़ी की स्पीड है ना वो यूनिफॉर्म है। इसका मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब कि स्पीड इज नॉट चेंजिंग, स्पीड इज नॉट चेंजिंग, स्पीड यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है। आप गाड़ी की स्पीड को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला रहे थे, अभी भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, उसके बाद भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। तो यानी गाड़ी की स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई बदलाव नहीं आ रहा। इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ हमेशा कैसे बनता है पता है? हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ लीनियर बनेगा। कैसा बनेगा भाई?
आप बोलोगे सर लीनियर बनेगा, लीनियर ग्राफ बनता है, लीनियर ग्राफ, देखो स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे ए देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, और बी का जो लाल वाला लाइन है आप देखो यहाँ पे, इसको मैं दिखाता हूँ आपको कौन से कलर से, ब्लू से दिखाते हैं। ए की बात करते हैं, ये वाला, अब देखो स्ट्रेट लाइन बन रहा है एकदम, तो यानी कि ए भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सॉरी ये बी है ना, बी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, और ये देखो ए भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या दोनों के कभी इक्वल वेलोसिटी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सर आपने एकदम से कैसे बता दिया कि नहीं हो सकता? क्या पता हो तो, क्योंकि हमें यहाँ पे तो एक लाइन हम ऐसा देख रहे हैं जिसको देख के ऐसा लग सकता है कि भाई हाँ इस पॉइंट पे आके दोनों एक साथ मीटअप कर रहे हैं, यानी कि इसकी इक्वल वेलोसिटी। नहीं, ये दोनों आके एक साथ मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ए की वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि उसने बी को इस पॉइंट पे क्रॉस कर दिया। समझ रहे हो, दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं है, वो बस पोजीशन को दिखा रहे कि इस 5 सेकंड वाले टाइम पे, 5 सेकंड पे ए ने बी को क्रॉस कर दिया। दोनों एक ऐसे पोजीशन में जहां पे ए बी को ओवरटेक कर रहा है, बस ये दिखा रहा है। कहीं पे भी ये बोला नहीं गया कि दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। अब सर और क्या तरीका है इसको समझने का? इसको समझने का एक तरीका ये है कि जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, सबसे पहले इसलिए हमें ये मिटाता हूं मैं आपको, अरे भाई ये क्या है, एक सेकेंड। अब अगर मैं आपसे बोलूं ना कि एक पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर मैं एक लीनियर लाइन खींचूं, तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। और इस ग्राफ का देखो, ये जो है ना, ये डिस्टेंस होता है, पोजीशन बोलो या डिस्टेंस बोलो, ये टाइम होता है, ये वाला, ये एक्स एक्सिस टाइम होता है, वाई एक्सिस डिस्टेंस होता है। तो अगर मैं इस ग्राफ के किसी भी दो पॉइंट के बीच में वेलोसिटी निकालना चाहता हूं ना, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का स्लोप निकाल दो, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव वेलोसिटी, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां पे स्लोप निकालना चाहूं, एक बार निकाल के दिखाऊं यहां पे, अरे यार स्पेस नहीं छोड़ा मैंने। तो जैसे कि स्लोप का मतलब क्या होता है कि मैंने देखा कि यार यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइन करो नीचे की तरफ, डॉटेड लाइन से ऐसे नीचे ज्वाइन करो, इसको भी नीचे ज्वाइन करो, इसको वाई एक्सिस पे ज्वाइन करो, इसको भी वाई एक्सिस पे ज्वाइन करो, अब इसको ऐसे जाके मीटअप करा दो इसको ऐसा। तो आप बोलोगे सर ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है पूरा, ये वाला एरिया देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला एरिया। अब इसको ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, आप बोलोगे सर इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर ये टाइम t1 है और अगर ये टाइम t2 है, तो आप बोलोगे सर ये जो गैप आएगा ना, वो आएगा t2 माइनस t1, जो गैप आएगा वो आएगा t2 माइनस t1। अच्छा अगर ये डिस्टेंस s1 है और ये डिस्टेंस s2 है, तो ये जो गैप आएगा ना, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा s2 माइनस s1, ये गैप हो जाएगा s2 माइनस s1। तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करूं, अलग से निकाल के ड्रॉ करूं, तो आप देखना कैसे बनेगा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये मैंने ऐसे बनाया और ये ऐसे बनाया, जिसमें ये मेरा है t2 माइनस t1 और ये मेरा है s2 माइनस s1। स्लोप का मतलब होता है, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, ये आप क्लास 10th में पढ़ोगे, टेंजेंट ऑफ एनी एंगल। स्लोप का मतलब होता है s2 माइनस s1 अपॉन में t2 माइनस t1। यहां पे क्या होता है, tan थीटा बराबर स्लोप का मतलब होता है s2 माइनस s1 अपॉन में t2 माइनस t1। ये आप पढ़ोगे क्लास 10th में, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अरे यार बन जा भाई करेक्ट, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पढ़ोगे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तब आप पढ़ोगे उसके अंदर tan थीटा। tan थीटा का मतलब होता है इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। यू नो दैट दिस इज योर परपेंडिकुलर इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपका परपेंडिकुलर है, दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो ही tan थीटा कहलाता है, इसी को हम स्लोप भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लोप। तो यहां पे अगर मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन के अंदर सर स्लोप क्या होगा, तो आप बोलोगे सर स्लोप हो जाएगा s2 माइनस s1 अपॉन में s2 माइनस s1 अपॉन में t2 माइनस t1। तो आप बोलोगे सर ये हो जाता है हमारा स्लोप। और आप देखो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो है, दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम मुझे क्या देता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम मुझे देता है वेलोसिटी। क्या देता है, वेलोसिटी। तो मैं एक तरह से बोल सकता हूं कि स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, जो कि मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है। आप देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है, स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव वेलोसिटी। ये पूरा मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब एक बात समझो कि इस ग्राफ के अंदर
इस ग्राफ के अंदर आप देखो कि जितनी लाइन स्टीपर होगी, टेढ़ी होगी, उतना बड़ा उसका स्लोप होगा। स्लोप देखो, स्लोप होगा, देखो स्लोप, उतना बड़ा उसका स्लोप होगा। जितना लाइन स्टीपर नहीं होगा ना, थोड़ा सा ऐसे होगा, नॉट स्टीपर, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल होगा, तो उसका स्लोप उतना बड़ा नहीं बनेगा, स्लोप छोटा बनेगा। 2 पॉइंट के बीच में जो स्लोप बनेगा ना, वो उतना बड़ा नहीं बन पाएगा। आप समझो कि स्लोप का एक और मतलब क्या होता है। स्लोप को हम बोल सकते हैं राइस ओवर रन। राइस ओवर रन का मतलब ये होता है कि जो मेरा लाइन है ना, राइस ओवर रन का मतलब ये होता है, ये जैसे ये वाली लाइन की बात करते हैं, मेरा लाइन कितना ऊपर उठा अपॉन में कितना आगे की तरफ गया, यानी कि मेरा लाइन कितना वर्टिकली ऊपर उठा अपॉन में मेरा लाइन कितना हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ गया। तो आप यहां पे देख सकते हो कि बी जो है स्टीपर नहीं है, बहुत एक तरह से एक तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइंड नहीं है, बहुत कम इंक्लाइंड है। हॉरिजॉन्टली अगर देखा जाए, अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं, अरे यार स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने की जरूरत है। अगर एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं, देखो यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं उठा मेरा, जो लाइन बी है, जो बी जिस तरीके से मूव कर रहा है, वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। लेकिन अगर यहीं पे आप ए की देखो, ए कितना ज्यादा ऊपर उठ गया, ए बहुत स्टीपर है। तो जितना ज्यादा कोई लाइन स्टीपर होगा ना, उतनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी होगी। और ए की वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि वो एक पॉइंट पे आके बी को क्रॉस कर रहा है। तो यहां पे इन दोनों की वेलोसिटी कभी सेम नहीं होगी, क्योंकि दोनों की स्लोप अलग अलग है, और स्लोप ए का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी। तो जिसका स्लोप जितना ज्यादा बड़ा है, उतनी ज्यादा वेलोसिटी उसकी होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन को एक बार आराम से दोबारा देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये एक और ग्राफ वाला सवाल है। ग्राफ वाले सवाल खतरनाक लगते हैं, लेकिन होते नहीं है। देखो मैं बताता हूँ सोचने का नजरिया कैसे आपको चेंज करना है। यहाँ पे ग्राफ है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक या एक से ज़्यादा सही ऑप्शंस हो सकते हैं। तो बोला क्या है कि ये 2 ऑब्जेक्ट्स के बारे में है ग्राफ, और ये 2 ऑब्जेक्ट्स के पोजीशंस को दिखाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 0 से 10 सेकेंड्स तक मेरे ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट ने कैसे कैसे अपने पोजीशंस को चेंज किया, उसके बारे में ग्राफ। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहले बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी जो है दोनों ऑब्जेक्ट्स का सेम है। क्या ये बात सही है? तो एक बार हम देखते हैं यहाँ पे चेक करके। आप देखो यहाँ पे, अगर मेरे पास यहाँ पे है एक पॉइंट ए और मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट बी, मैं जा रहा हूँ ऐसे, स्ट्रेट लाइन मोशन है मेरा ए से बी, ठीक है। और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ऐसे, फिर मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। 2 तरीकों से मैं जा रहा हूँ, एक मैं ऐसे जा रहा हूँ, एक मैं ऐसे जा रहा हूँ। तो आप एक बताओ, अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी निकालना चाहूँ, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, ये होता है आपका वेलोसिटी। अब जो वेलोसिटी है आपका, अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो आपने बोला सर यहाँ पे ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही तो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब चाहे मैं उस गाड़ी को ऐसे लेके जाऊं, ऐसे घुमा के लेके जाऊं, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही काउंट होगा हमेशा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों केसों में, चाहे मैं ऑब्जेक्ट ए की बात करूं या फिर चाहे मैं ऑब्जेक्ट बी की बात करूं, तो वेलोसिटी of both objects will be the same. वेलोसिटी फॉर बोथ ऑब्जेक्ट्स विल बी द सेम, दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी सेम ही होगी। अब आगे बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ओवर 10 सेकेंड टाइम इंटरवल आर इक्वल सिंस बोथ कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था जब भी गाड़ी स्ट्रेट लाइन मोशन में, देखो यहाँ पे आपका ग्राफ ना लीनियर है, देखो ए वाला तो एकदम स्ट्रेट लीनियर है। ए की तो स्पीड जो है, अगर मैं बात करूं ए की, ए जो है ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो अब बी के अगर मैं बारे में बात करूँ ना, तो बी देखे ना, जहां पे मैं इसका नाम तो 0 से x फिर y फिर z, ये पॉइंट की बात करते हैं। 0 से x लेट से इसकी कोई ना कोई स्पीड रही होगी, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है ये भी, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है ये भी। और फिर उसके बाद x से y भी एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। और आप देखो यहाँ पे कि इस 0 से x तक इसकी स्पीड थोड़ी कम थी, स्पीड थोड़ी कम है, लेकिन जैसे ही x to y वाला जो पोजीशन कवर करेगा ना, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, ग्राफ आपका स्टीपर हो जाएगा। मैंने क्या बोला, आपका ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ जितना ज्यादा स्टीपर होगा, उतनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी होगी। क्यों? क्योंकि स्टीपर ग्राफ का मतलब होता है स्लोप भी उतनी ही ज्यादा है। अब आप x to y के बाद अगर आप y to z जाओगे, तो आप देखोगे सर इसमें भी यूनिफॉर्म स्पीड है, लेकिन इस बार स्पीड जो है इस केस में बहुत ज्यादा है, यूनिफॉर्म स्पीड है, बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि और स्टीपर बन गया। तो एक तरह से आप
जो ए ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है, और जो बी ऑब्जेक्ट है, जो हम बी के बारे में बात कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं बी के बारे में, जो बी है वो 3 टाइप के स्पीड्स के साथ ट्रैवल कर रहा है, लेकिन दोनों जो गाड़ियां हैं मेरे वो सेम पोजीशन पे पहुंच रहे हैं 10 सेकेंड्स में। अगर मेरे दोनों गाड़ी डिफरेंट स्पीड से चलने के बावजूद भी एक ही पॉइंट से स्टार्ट करा और एक ही पॉइंट पे पहुंच गए 10 सेकंड्स में, सेम टाइम में, इसका मतलब दोनों के एवरेज स्पीड बराबर है। मतलब कि ए ने पहले बहुत ज्यादा स्पीड से स्टार्ट तो किया और वो उसी स्पीड से चला, और बी ने कम स्पीड से स्टार्ट किया, लेकिन धीरे धीरे उसने टाइम के साथ अपने स्पीड को इतना बढ़ाया कि एवरेज स्पीड जब आप निकालोगे दोनों का सेम ही स्पीड आएगा। तो कह सकते हैं यहां पे इस केस में ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों ही सही होगा। ऑप्शन 3 और 4 गलत होगा, क्योंकि एवरेज स्पीड दोनों का ही सेम है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर है ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, नोटिसेस अ रोड साइन विद अ स्पीड लिमिट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये देखो रोड साइन, जब वो गाड़ी चला रहा था, अपना ट्रक चला रहा था, उसने एक साइन देखा कि भाई ट्रक की जो स्पीड है ना वो 40 हो सकती है और कार की 50। तो कार के बारे में यहाँ पे बात नहीं की गई है, तो हमें ये देखना है सिर्फ। तो उसको देखा कि भाई गाड़ी की स्पीड में 40 ही रख सकता हूँ अपने, तो बंदे ने अपनी गाड़ी, वो गाड़ी चला रहा था 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गाड़ी चला रहा था, और उसको साइन बोर्ड दिख गया, ये वाला बोर्ड दिख गया, तो उसने अपनी गाड़ी की स्पीड कम करके कितना कर दिया भाई, 36 किलोमीटर कर दिया, क्योंकि 36 किलोमीटर पर आवर कर दिया, क्योंकि वो अपनी गाड़ी की स्पीड को 40 से ऊपर नहीं कर सकता। और इसको ऐसा करने में टाइम कितना लगा, स्पीड कम करने में टाइम उसे लगा 36 सेकेंड्स टाइम लगा उसे। अब पूछा ये है कि एसेलरेशन, सॉरी कितना निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, और एसेलरेशन आपको क्या है, यूनिफॉर्म एसेलरेशन है। अगर आपको यूनिफॉर्म एसेलरेशन नहीं होगा ना, तो आप यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन भी नहीं लगा पाओगे। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको यहाँ पे लगाना है और उससे आपको डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप देखो डिस्टेंस वाले हमारे पास दो इक्वेशंस ऑफ मोशन, एक है हमारे पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक है मेरे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना मेरे पास, जो s है मेरे पास, ये निकालना है मुझे। इसके लिए मुझे क्वेश्चन में u पता है, मेरे को t पता है, मेरे को t पता है, लेकिन a नहीं पता है, मेरे को a भी नहीं पता, मेरे को s भी नहीं पता। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था, अगर एक ही इक्वेशन में दो अननोन क्वांटिटीज आ जाए तो दैट मीन्स आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, आपको फिर कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखो, मेरे को v पता है, मेरे को u पता है, लेकिन मेरे को ना ही a पता, ना ही मेरे को s पता, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये भी यूज नहीं कर सकता। तो एक्चुअली में मुझे यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, मेरे को a की वैल्यू चाहिए। अगर मेरे को a की वैल्यू मिल जाती तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे s की वैल्यू निकाल लेता। तो a की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस at वाला, और इस फॉर्मूले में मेरे को a नहीं पता, लेकिन मेरे को v भी पता है, u भी पता है, t भी पता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो a का SI यूनिट होता है ना, SI यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है कि नहीं होता। तो अगर आपको एक्सेलरेशन मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में लेके आना है, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों को ही बदलना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे दोनों को कैसे बदलोगे, देखो क्योंकि आपका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे किलोमीटर्स पर आवर में, किलोमीटर पर आवर वाले चीज को अगर मुझे चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो उस क्वांटिटी को पता है किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, वो अपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 54 किलोमीटर पर आवर को मैं लिखता हूँ 54 इंटू 5/18 मीटर्स पर सेकंड। तो आप बोलोगे सर 18 3 से 54 होता है, 3 5 से 15 होता है, तो 15 मीटर्स पर सेकंड आ गया मेरा इसका इनिशियल वेलोसिटी। ऐसे ही अगर मैं फाइनल वेलोसिटी को भी मीटर्स पर सेकंड में निकालूंगा, तो आप बोलोगे सर 36 इंटू 5/18 करोगे, 18 2 जा 36 होता है, तो ये आ गया मेरे पास 10 मीटर्स पर सेकेंड। एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, तो आप बोलोगे सर मेरे को जो u मिला है ना, u कितना मिला है मेरे को, u मेरे को मिला है यहाँ पे 15 मीटर्स पर सेकेंड, u मेरे को मिला है 15 मीटर्स पर सेकेंड, मेरे को v मिला है 10 मीटर्स पर सेकेंड, और टाइम हमें गिवन था कितना, 36 सेकेंड, 36 सेकेंड्स। अब मैं यहाँ पे v माइनस यू अपॉन में t लिख के मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, v 10 माइनस 15 अपॉन में 36, तो ये हो जाएगा -5 अपॉन में 36 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि मैंने आपसे बोला था जब भी स्पीड कम होती है ना, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है उस केस में। तो एक्सेलरेशन आ गया, तो अब आप क्या करोगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
तो मैंने बोला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाला करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाला फॉर्मूला। अब v का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलोगे सर 10 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए का मतलब मैंने यहाँ पे -5/36 कैलकुलेट कर रखा है इंटू एस तो हमें निकालना है। तो आपने बोला सर 10 का स्क्वायर होता है 100, 15 का स्क्वायर होता है 225 इज इक्वल टू 2 इंटू -5/36 इंटू एस। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, आप बोलोगे सर 100 माइनस 225 करेंगे ना तो -125 आएगा, -125। तो -125 इज इक्वल टू -2 इंटू 5/36 इंटू एस। तो आपने बोला सर ये हो जाएगा 525 ज़ा 125 होता है, माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, 2 18 ज़ा 36 होता है। तो ये मेरे पास आ गया s इज इक्वल टू, यहाँ देखो s इज इक्वल टू 18 इंटू 25, 18 इंटू 25। तो आप बोल सकते हो सर 18 इंटू 25 कितना होगा, तो आपने बोला सर 18 इंटू 20 होता है 360, 18 5 होता है 90, 360 प्लस 90 कितना होता है 450। तो 450 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब बोला है कि मेरा जो कार है ना रेस्ट से स्टार्ट करता है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी मेरे को दे रखी है 0 मीटर्स पर सेकेंड एंड एसेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू 20 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि उसने एसेलरेशन किया। एसेलरेशन करने का मतलब है कि उसने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया और कहाँ पे पहुंचा, किस वेलोसिटी पे पहुंचा, 20 मीटर्स पर सेकेंड वाले वेलोसिटी पे पहुंचा। और ऐसा करने में उसे टाइम कितना लगा, उसे टाइम लगा 5 सेकेंड। ठीक है भाई। इट देन ट्रैवल्स, अच्छा ये पहले कहानी है, इसके बाद इट देन ट्रैवल्स 20 मीटर्स पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड्स, मतलब उसके बाद ना ये 20 मीटर्स पर सेकेंड पे ही ट्रैवल करेगा। कब तक, टाइम 10 सेकेंड्स तक। तो पहले 5 सेकंड में 0 से 20 पहुंचा, फिर 20 पे ही ट्रैवल कर रहा है 10 सेकंड तक एंड फाइनली अप्राइज ब्रेक टू स्टॉप इन 6 सेकंड। और अब यहां से इस पॉइंट के बाद वो दोबारा जाएगा यहाँ पे, और इस पॉइंट पे आके वो रुक जाएगा, ब्रेक अप्लाई कर देगा और उसको ऐसा करने में, अरे यार उसको ऐसा करने में 6 सेकेंड्स लगे। तो यहाँ पे एक्चुअली मेरे इस क्वेश्चन में 3 केस बन रहे हैं। 3 केस क्या बन रहे हैं मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये मैंने लाइन बनाया, ये मैं मान लेता हूँ A B C D, ये 4 पॉइंट है। इसकी स्पीड इस पॉइंट पे 0 मीटर्स पर सेकेंड थी। ठीक है, इस पॉइंट पे आते आते उसने अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा के 20 मीटर्स पर सेकेंड कर दिया। ऐसा करने में उसे टाइम लगा, टाइम मैं लिख देता हूँ, टाइम लगा उसे 5 सेकेंड, 5 सेकेंड टाइम लगा उसे। अब ये 20 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से ही जा रहा है यहां तक, इस पॉइंट तक उसने अपनी गाड़ी की स्पीड को चेंज ही नहीं करा। उसकी गाड़ी की स्पीड है 20 मीटर्स पर सेकेंड। अपने 10 सेकेंड तक वो इसी 20 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से जाता रहा। अब सी पॉइंट पे उसने ब्रेक अप्लाई करा और 6 सेकेंड में उसकी गाड़ी रुक गई और डी पॉइंट पे आगे उसकी गाड़ी की स्पीड हो गई 0 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हमारे पास सिनेरियो है। यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो यहाँ पे मेरे को पहले S1 निकालना पड़ेगा कि 0 मीटर्स पर सेकेंड से 20 मीटर्स पर सेकेंड तक करने में मैंने कितना ट्रैवल किया होगा, फिर ये 10 सेकेंड में मैंने कितना ट्रैवल किया, फिर ये 6 सेकेंड में मैंने कितना ट्रैवल किया। तो S1 प्लस S2 प्लस S3 मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो आप बोलोगे यहाँ पे क्या गिवन है हर केस में। देखो पहले केस में जब आपकी गाड़ी की स्पीड, फर्स्ट केस 1, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज है या क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पेज और बना दिया। तो मैंने बोला यहाँ पे 3 केसेस हैं, केस 1, ये मेरे पास केस 2, फिर ये मेरे पास केस 3। तो 3 केसेस है मेरे पास। अब ये 3 केस को ना मैं आपको समझाता हूं कि तीनों केसों में क्या होने वाला है। तीनों केसों में क्या होने वाला है, पहले वाले केस में बंदे ने अपनी गाड़ी की स्पीड गाड़ी स्टार्ट करी थी 0 मीटर, रेस्ट से स्टार्ट करी थी, और वो अपनी गाड़ी को स्पीड को कहां तक ले गया, वो अपनी गाड़ी को स्पीड को ले गया 20 मीटर्स पर सेकेंड तक। ठीक है, और उसको टाइम कितना लगा, उसको टाइम लगा ये करने में 5 सेकेंड टाइम लगा। मेरे पास u है, मेरे पास v है, मेरे पास t है, मेरे को निकालना है इस केस में s। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकालूंगा तब भी दिक्कत आएगी क्योंकि मेरे को यहाँ पे a भी नहीं पता है, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as में भी दिक्कत आएगी क्योंकि मेरे को a तो निकालना ही पड़ेगा यहाँ पे। और इस केस का भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे गाड़ी का इनिशियल वेलोसिटी, मतलब गाड़ी ने स्टार्ट तो 20 मीटर्स पर सेकेंड पे ही था और फाइनल भी 20 मीटर्स पर सेकेंड ही है। अब देखो केस 2 में देखो आपकी जो गाड़ी की स्पीड है, यहाँ पे आपकी जो गाड़ी की स्पीड है इनिशियली, अगर मैं बी पॉइंट को इनिशियल पॉइंट मानो तो 20 मीटर्स पर सेकेंड, और इस पॉइंट को फाइनल पॉइंट मानो तो 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो इनिशियल और फाइनल दोनों ही सेम है और आपका यहाँ पे टाइम लग रहा है 10 सेकेंड्स।
और यहाँ पे थर्ड केस में 20 मीटर्स पर सेकेंड पे तो उसकी इनिशियल स्पीड है, लेकिन उस डी पॉइंट पे आके उसकी फाइनल स्पीड जो हो जाएगी वो 0 मीटर्स पर सेकेंड, और टाइम ऐसा लगा 6 सेकेंड। तो यहाँ पे देखना केस 3 अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर ये मेरा इनिशियल स्पीड तो हो जाएगा 20 मीटर्स पर सेकेंड, लेकिन मैंने गाड़ी ने ब्रेक मारा तो फाइनल स्पीड हो जाएगी 0 मीटर्स पर सेकेंड, टाइम लगा उसे 6 सेकेंड, यहाँ पे टाइम लगा उसे 10 सेकेंड। 10 सेकेंड। आप बोलोगे सर यहाँ पे इस केस में एक्सेलरेशन भी मुझे निकालना पड़ेगा, सब केस में मेरे को एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा तभी मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो आपने बोला सर हम कुछ ऐसा करेंगे यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला, जिससे कि मेरे को v माइनस यू अपॉन में t इज इक्वल टू ए मिल जाता है। तो आपने बोला सर यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी, v है मेरे पास 20, a है मेरे पास 0, अपॉन में टाइम लग रहा है 5 सेकंड, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरे पास a आ गया। जब मेरे पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर a आ गया ना, इसका यूज़ करके मैं यहाँ पे s निकाल सकता हूँ। कैसे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप बोलेगे सर वी स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, यू स्क्वायर तो है ही नहीं कुछ भी, यू तो 0 है मेरा, तो इक्वल टू 2 इंटू ए, 4 इंटू एस, एस मेरे को निकालना है। तो 400 बाई 8 करना है मेरे को। तो आपका इस केस में जो आपका एस आएगा ना, एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 400 डिवाइडेड बाई 2 4 जा 8, 8 5 जा 40 होता है, तो ये हो जाएगा 50 मीटर्स। तो पहले वाले केस में इस बंदे ने 50 मीटर्स डिस्टेंस कवर किया, इस वाले केस में बंदे ने 50 मीटर्स डिस्टेंस कवर किया। अब मैं बात करता हूँ सेकंड केस की। अब सेकंड केस देखो, क्या आपको एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत है? यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ भाई, कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैं अपनी गाड़ी की स्पीड को चेंज ही नहीं करता हूँ, मेरी गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये क्या केस है? ये जो केस है ये दिखाता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले केस में आपका एक्सेलरेशन हमेशा 0 होता है, क्योंकि आपकी गाड़ी की स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि एक्सेलरेशन 0 है, कैलकुलेट भी नहीं करना हमें, एक्सेलरेशन 0 है। अब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s से करोगे तो एस तो निकलेगा नहीं यहाँ पे, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एस इज इक्वल टू यू 20 है, टी 10 है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर करोगे तो हाफ इंटू ए तो 0 है आपका, तो टी स्क्वायर कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। तो यू टी, तो ये आपका आ गया 300 मीटर्स, 300 मीटर्स आ गया आपका, राइट। तो सेकंड केस में आपने 300 मीटर्स कवर कर लिया। अब थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में क्या होगा? थर्ड केस में आपका एक्सेलरेशन निकालोगे आप। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? v माइनस यू अपॉन में t करके। तो आपने बोला सर इस केस में क्या हो जाएगा, v हमारे पास है 0, माइनस 20 अपॉन में t है 6, तो माइनस 20 अपॉन में 6 आ जाएगा, यानी कि 2 10 जा 20, 2 माइनस 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। अब इसका यूज़ करके मैं क्या निकालूंगा? मैं निकालूंगा मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो आप बोलोगे सर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। क्या लगाऊंगा? वी स्क्वायर माइनस, वी तो देखो 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 इज इक्वल टू 2 इंटू ए कितना है, माइनस 10 अपॉन में 3 इंटू एस, 10 अपॉन में 3 इंटू एस। तो आप बोलोगे सर देखो ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन कट जाएगा मेरा, 200 जा 400 होता है, इसको मैंने काटा तो 200 जा 400 होता है, इस 0 से मैं इस 0 को काटूंगा तो मेरे पास s बचेगा 20, तो s यहाँ पे आ गया 20 मीटर्स। तो आप देखो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे पहले केस में s 50 मीटर्स है, दूसरे केस में मेरे पास s 300 मीटर्स है, और तीसरे केस में 20 मीटर्स है, यानी कि मेरी गाड़ी टोटल 370 मीटर्स ट्रैवल कर रही है। देखो यहाँ से यहाँ तक मेरी गाड़ी ने 50 मीटर्स ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ तक मेरी गाड़ी ने 300 मीटर्स ट्रैवल किया, और यहाँ से यहाँ तक मेरी गाड़ी ने 20 मीटर्स ट्रैवल किया। तो इन टोटल आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड, मैं यहाँ कहाँ लिख दूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख दूँ, नेक्स्ट पेज करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी इज इक्वल टू 50 प्लस 300 प्लस 70, ये था ना? नहीं, सही कर रहा हूँ, 50 प्लस 300 प्लस 20, सॉरी 50 प्लस 300 प्लस 20, इरेज करता हूँ, रुको मैं पेन लेता हूँ, प्लस 20, तो ये हो जाएगा 370 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। बच्चों बहुत ही शानदार सवाल है ये। अगर आपने अभी तक ये क्वेश्चन नहीं किया, या फिर अगर आप पेपर में क्वेश्चन नहीं करके जाते और पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है तो बैंड बज जाएगी।
बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, स्किप ही करना पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट ये 3 नंबर का तो आएगा ही आएगा, औकात बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पे ना देखो, एक बस ट्रैवल कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो अगर वो ट्रैवल कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। When the driver sees an obstacle 30 meters ahead, the driver takes 0.5 seconds to react before pressing the brake. Once the brake is applied, the velocity of the bus reduced with constant acceleration of 2.5 meters per second square. Will the bus be able to stop before reaching the obstacle? तो यहाँ पे देखो हमें एक्सेलरेशन भी दे रखा है ना, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को चेंज करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आप बोलोगे सर 36 इंटू 5/18 करोगे, तो ये 18 टू द 36 और ये हो जाएगा 10 मीटर्स पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में कहानी क्या बोल रही है, खतरनाक क्वेश्चन है, जैसा लग रहा है ना ऐसा हो जाएगा, वैसे नहीं होगा। एक बस ना ट्रैवल कर रही थी इतने स्पीड से, और ड्राइवर को एकदम से ना ये ऑब्स्टेकल दिखा 30 मीटर्स की दूरी पर। अरे भाई इतने दूरी, 30 मीटर्स की दूरी पे एक ऑब्स्टेकल, ये पत्थर है या कुछ भी रखा हुआ है, ऑब्स्टेकल खड़ा हुआ है वहां पे। तो ड्राइवर को सोच के ब्रेक लगाने में, भाई इंसान है भाई, सोचना एक दो सेकंड तो या 0.5 सेकंड तो लगेगा ना, रिएक्शन टाइम तो होता ही है। तो उस बंदे को रेस्पॉन्ड करने में 0.5 सेकंड लग गए, और 0.5 सेकंड के बाद उसने बोला कि भाई मैं ब्रेक दबा रहा हूं, तो उसने ब्रेक दबाया। और जैसे उसने ब्रेक दबाया ना, तो ऑब्वियसली बात है, ब्रेक दबाएगा तो गाड़ी की वेलोसिटी रिड्यूस होगी, और गाड़ी की वेलोसिटी रिड्यूस होगी तो उसका मतलब अगर गाड़ी की वेलोसिटी चेंज होती है तभी एक्सेलरेशन हो रहा है। और मैंने क्या बताया इससे पहले आपको, जब भी गाड़ी की वेलोसिटी कम होती है तो हमेशा एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ उसने अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज किया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि मैं अपनी गाड़ी की स्पीड को ना यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा हूं। जैसे मान लो मेरी गाड़ी की स्पीड थी 36 किलोमीटर पर आवर, अब मैं कर रहा हूं 34 किलोमीटर पर आवर, फिर 32, फिर 30, फिर 28। देख रहे हो आप, इक्वल अमाउंट से मैं यूनिफॉर्मली बोलो या फिर इक्वल अमाउंट से अपनी स्पीड को डिक्रीज कर रहा हूं, तो उसी को कहते हैं हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब यहां पे पूछा है कि क्या मेरी गाड़ी ऑब्स्टेकल पे जाके भिड़ जाएगी या ऑब्स्टेकल से पहले ही आके मेरी गाड़ी रुक जाएगी, सवाल ये है। तो आप समझो, सबसे पहले सिनेरियो को बनाते हैं। यहां पे सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ये मेरी गाड़ी बस यहां पे, ये मेरा ऑब्स्टेकल यहां पे, ये मेरा ऑब्स्टेकल यहां पे, इस पॉइंट पे मेरा ऑब्स्टेकल है, ये रहा। अब ये जो पॉइंट है मेरे को पता लगाने की है कि अब मुझे गाड़ी है जो मेरा बस है, क्या वो ऑब्स्टेकल पे जाके भिड़ेगा या उससे पहले जाके रुक जाएगा। तो आपने बोला सर मेरी गाड़ी की जो स्पीड थी ना इनिशियली वो था 10 मीटर्स पर सेकेंड। क्या था? 10 मीटर्स पर सेकेंड। इस स्पीड से मेरी गाड़ी चल रही थी। अब हुआ क्या कि इस गाड़ी ने, जो गाड़ी का ड्राइवर है, उसे ऑब्स्टिकल दिखा 30 मीटर की दूरी पे। कितने मीटर की दूरी पे? इसी पॉइंट से उसको 30 मीटर की दूरी पे एक ऑब्स्टिकल दिखा, ठीक है। तो उसको ब्रेक लगाने में, इसको ब्रेक लगाने में मान लो यहां पे पहुंच के उसको 0.5 सेकंड लगे, यहां से यहां तक उसे 0.5 सेकंड लगे पहुंचने में, और फिर उसने यहां पे ब्रेक अप्लाई करना चालू कर दिया, ब्रेक अप्लाइड। और जैसे ही वो ब्रेक अप्लाई करेगा आगे जाके गाड़ी रुकेगी रुकेगी। अब देखो यहां पे कि 0.5 सेकंड तक तो मैं इसी स्पीड से जाऊंगा ना, 0.5 सेकेंड तक तो मैं इसी स्पीड से जाऊंगा। तो आपने बोला सर डिस्टेंस का मतलब होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है डिस्टेंस का मतलब? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। और आप कह रहे हो सर यहां पे मैं 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 0.5 सेकेंड तक ट्रैवल करूंगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 5 मीटर्स। तो यानी कि बंदे ने यहां से यहां तक, एक बार मैं अलग कलर से दिखाता हूं, बंदे ने यहां से यहां तक 5 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। तो बचे हुए अब इसके पास 25 मीटर्स, 25 मीटर। तो एक तरह से 25 मीटर बचा हुआ है इसको यहां से यहां तक पहुंचने में। तो एक तरह से आप अगर इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, आप ये सोचो कि इस पॉइंट से यहां पे इस बंदे की स्पीड जो होगी कितनी होगी? इस बंदे की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी, क्योंकि यहीं पे इसने ब्रेक अप्लाई करना चालू करा है। और ब्रेक जब अप्लाई करेगा इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये आपको इनिशियल वेलोसिटी इस केस पे दे रखा है, और इस केस में आपको यहां पे फाइनल वेलोसिटी दे रखा है। और आपको पता लगाना है कि क्या आपका एस क्या होगा। अगर आपका एस 25 से कम होगा, अगर आपने इस u को s 10 मीटर्स पर सेकेंड ले लिया, v को 0 मीटर्स पर सेकेंड ले लिया, और आपने s की वैल्यू निकाल दी, डिस्टेंस निकाल दी, यानी कि इस केस यहां से अगर मैं गाड़ी चलाता हूं और 10 मीटर्स पर सेकेंड स्टार्टिंग स्पीड थी और 0 मीटर्स पर सेकेंड फाइनल स्पीड है, और उसके बाद हमें एक्सेलरेशन भी दे रखा है -2.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इन सब कंडीशन को यूज करूंगा मैं और डिस्टेंस निकालूंगा। अगर मेरा डिस्टेंस 25 मीटर्स से कम आता है तो यानी कि मेरे ऑब्स्टिकल पे टक्कर नहीं होगी गाड़ी की। अगर 25 मीटर है उससे ज्यादा आता तो पक्का टक्कर होगी। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। हमने क्या करा, हमने बोला अब इस पॉइंट पे आके बंदे ने ब्रेक मारा। अरे यार
स्ट्रेट लाइन कम ऑन, अरे स्ट्रेट लाइन कम ऑन, यस। तो इस पॉइंट पे आके बंदे ने ब्रेक मारा, यानी कि इस पॉइंट पे गाड़ी की स्पीड तो 10 मीटर्स पर सेकेंड रही है, ब्रेक जब अप्लाई करेगा तब गाड़ी यहां पे कहीं पे आगे 0 मीटर पर सेकेंड हो चुकी होगी, ठीक है। और ऐसा ये पता कैसे कर रहा है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ इसका गाड़ी स्लो हो रही है, और एक्सेलरेशन कितना है, -2.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको पता लगाने कि यहां से 10 मीटर्स पर सेकेंड से 0 मीटर्स पर सेकेंड का जो स्पीड है ना, ये कितने डिस्टेंस में ट्रैवल करके अचीव हुआ। तो आप बोलोगे सर S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा सकते थे, लेकिन हमें टी की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS लगा देंगे, तो यहाँ पे हमें S निकल आएगा। तो आप बोलोगे सर v का स्क्वायर होता है 0 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन नेगेटिव है -2.5 इंटू S डिस्टेंस। तो आपने बोला सर -100 इज इक्वल टू 2.5 का डबल होता है 5 -5 इंटू S। तो आपने बोला सर माइनस से माइनस कटा और ये हो जाएगा 520 इज 100, तो S की वैल्यू आ जाएगी मेरी 20 मीटर्स। क्या आ जाएगा S का वैल्यू, 20 मीटर्स आ जाएगा। यानी कि जब मैं इस पॉइंट पे आगे ब्रेक अप्लाई करूंगा 20 मीटर्स बाद मेरी गाड़ी, अरे 20 मीटर्स बाद मेरी गाड़ी यहां आके रुक जाएगी, लेकिन मेरा ऑब्स्टिकल तो यहां पे था ना, यहां पे था ना। आप देखो यहां पे मेरा ऑब्स्टिकल कहां पे था, मेरा ऑब्स्टिकल इस पॉइंट से 25 मीटर की दूरी पे था, लेकिन मेरी गाड़ी तो 20 मीटर पे आके ही रुक जाएगी, यानी कि यहां पे मेरी गाड़ी की टक्कर नहीं होगी ऑब्स्टिकल के साथ। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहां पे एक स्टूडेंट बोल रहा है कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस वेदर एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन द अर्थ कैन बी कंसिडर्ड टू बी एट रेस्ट। तो यहां पे एक स्टूडेंट ने बोला कि धरती ना सन के चक्कर काट रहा है, तो एक बात बताओ, क्या मैं उस ऑब्जेक्ट को, और धरती पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि वो ऑब्जेक्ट मूविंग है, रेस्ट पर है। तो आप देखो ये आपकी धरती, अबे सीखना पड़ेगा भाई इसको, बहुत ज़्यादा बना बना के हाथ नहीं चल रहा। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप भी इसी धरती पे खड़े हो, तो भाई अगर ये धरती मूविंग है, धरती मूव कर रही है सन के राउंड में, तो भी फर्क नहीं पड़ता रिलेटिवली। आप बोलोगे भाई मैं भी मूव कर रहा हूँ, वो भी मूव कर रहा है, एक ही साथ मूव कर रहे हैं और दोनों धरती पे ही है, तो मेरे को लगेगा कि वो रेस्ट पे है। इफ वी आर ऑन अर्थ एज द ऑब्जेक्ट we will find that the object is not moving, so the relative velocity मतलब रिलेटिव मतलब कंपैरिजन करोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी इक्वल टू जीरो, या फिर ऑब्जेक्ट वी कैन से ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर मान लो, ओहो पेज ऐड करना पड़ेगा, अगर मान लो मैं ये खड़ा हूं चांद पे, दिस इज चांद एंड दिस इज धरती, और यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और मैं खड़ा हूं यहां पे, और धरती ऑब्वियसली बात है धरती मूव कर रही है, धरती सन के अराउंड मूव कर रही है, चांद भी मूव कर रहा है, तो यहां पे देयर विल बी अ रिलेटिव velocity as both are not stationary। यहां पे कुछ ना कुछ रिलेटिव वेलोसिटी हुई, क्योंकि यहां पे या तो मेरी मूवमेंट हो रही है या फिर यहां पे इस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हो रही है। धरती सन के अराउंड मूव कर रहा है, क्वेश्चन में बोला है, तो धरती की मूवमेंट हो रही है, तो मून पे अगर मैं खड़ा हूं या फिर किसी और प्लैनेट पे खड़ा हूं, तो मून पे वो चीज घूम रही है, तो मुझे भी, सॉरी धरती पे कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो मुझे भी वो चीज घूमता हुआ नजर आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो उसके दो आंसर्स हैं, अगर मैं सेम ही अर्थ पे मैं भी खड़ा हूं और ऑब्जेक्ट भी है, तो मुझे वो वहां पे वेलोसिटी फील ही नहीं होगा, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगा वहां पे। और अगर मैं किसी और प्लैनेट पे और फिर मैं अर्थ पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मेरे को वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो मूविंग नजर आएगा। तो बच्चों ये रहा हमारा 12th क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसमें आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम 0 सेकंड्स टू 120 सेकंड्स फॉर अ साइक्लिस्ट इज शोन इन फिगर 4.30। तो ये आपको नीचे फिगर 4.30 दिया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका फिगर 4.30, और यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन की गई है कि एक साइक्लिस्ट है, वो टाइम के साथ अपनी वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज कर रहा है, उसके बारे में ग्राफ
यहाँ पे आपको दिखाना है शेड द एरियाज रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट व्हाइल द साइक्लिस्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी व्हाइल द when the velocity of the cyclist is decreasing, और दूसरा कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड द एवरेज एक्सेलरेशन इन 120 सेकेंड्स टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे इन्होंने बोला शेड द एरियाज रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट। यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट हम समझने वाले हैं। वो कंसेप्ट ऐसा है कि ये देखो, अगर मेरे पास एक ग्राफ है जिसमें ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, और मैं इसको बोलता हूँ कि ये मेरा कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यानी कि मेरी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ है। मैंने बोला कि अगर इन दोनों पॉइंट, दो पॉइंट ले लेता हूँ ये और ये, लेट्स से मैंने दो पॉइंट ले लिए और इन दोनों पॉइंट को मैंने नीचे से ज्वाइन करा दिया, ये मैंने ज्वाइन करा दिया यहाँ पे, तो ये लेट्स से T1 था और ये वाला पॉइंट लेट्स से T2 था। ऐसे ही मैंने बोला कि ये जो पॉइंट है ना यहाँ से यहाँ तक है, इसको क्या बोलूंगा मैं, वेलोसिटी बोलूंगा। इसको क्या बोलूंगा मैं, ये हो जाएगा, ये वाला जो गैप हो जाएगा, आप बोलोगे सर T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो ये वाला जो एरिया जो आप देख रहे हो ना, ये वाला जो पूरा एरिया, ये वाला जो पूरा एरिया है, इसको, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, यू विल बी सेइंग दैट सर इट इज ए रेक्टेंगल जहाँ पे ये वेलोसिटी है और ये आपका T2 माइनस T1, ये नीचे टाइम दे रखा है। तो आप एक बात बताओ मुझे, अगर आपके पास रेक्टेंगल का आप एरिया निकालते हो तो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आप बोलोगे सर वेलोसिटी इनटू ये T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी इनटू टाइम है, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही होता है अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा हो तो इतना समझ आ गया आपको। तो एरिया, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी एरिया निकालना हो ना दो पॉइंट के बीच का, उसको डॉटर लाइन से नीचे की तरफ एक्सटेंड करो, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, तो वो जो एरिया मिल जाएगा वही आपको डिस्प्लेसमेंट देगा उन दोनों पॉइंट के बीच का। अब चलते अपने क्वेश्चन पे। मेरे से बोला कि पहला क्वेश्चन, जब मेरा साइकिल ना एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उस पॉइंट पे, उस पॉइंट में मेरी गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट है, मतलब कि एक ही स्पीड से मेरी गाड़ी आगे बढ़ रही है, तो उस पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट रहा होगा उस एरिया को शेड करके दिखाओ। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो एरिया ना, देखो ये वाला एरिया, मेरी गाड़ी की स्पीड इस पॉइंट पे, देखो ये 20 सेकंड्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये 20 सेकंड, इसको जूम कर ले जाएगा, थोड़ा जूम कर ले तेरे को, जूम करते हैं इसको, और इसको थोड़ा मूव करते हैं इस तरफ। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरी गाड़ी की स्पीड लेट्स से कि यहाँ पे 20 सेकेंड्स पे मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड। आप देख सकते हो यहाँ पे 20 सेकेंड्स पे मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी है, आप बोलोगे सर 3 मीटर पर सेकंड है, ये रहा। अच्छा 40 सेकेंड्स पे भी कितनी है, तो आप बोलोगे सर 40 सेकेंड्स पे भी उतनी है, ये देखो 3 मीटर पर सेकंड। अच्छा 100 सेकेंड्स पे कितनी है, तो 100 सेकेंड्स पे भी उतनी है। तो इस वाले रीजन में ना, यहाँ से लेके यहाँ तक वाली बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले रीजन में, ये वाला जो रीजन है ना, ये ग्राफ का वो रीजन है जहाँ पे आपकी गाड़ी की स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो बस इस एरिया को शेड कर दो, यही क्या कहलाएगा आपका, यही आपका कहलाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। जहां पे क्या पूछा था हमसे, हमसे पूछा था कि हमें क्या दिखाना था, हमें यहाँ पे दिखाना था, कहाँ गया, हमें यहाँ पे दिखाना था, एक सेकेंड मैं अभी इसको लेके आता हूँ, कहाँ गया भाई, हमें दिखाना था वाइल द साइक्लिस्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, जब साइक्लिस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ेगा तो वो वाला एरिया दिखाओ जो उसके डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता हो, तो वो वाला एरिया ये रहा। अब अगर मैं बात करूं आपसे सेकंड पार्ट में, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करूं, तो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट में बोला गया कि अच्छा वो वाला एरिया शेड करके दिखाओ डिस्प्लेसमेंट का जहां पे साइक्लिस्ट की वेलोसिटी ना कम हो रही हो। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। अब आप यहां से समझ सकते हो कि किस एरिया में साइक्लिस्ट अपनी वेलोसिटी कम कर रहा है। ध्यान से देखना, यहाँ से तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे टाइम के साथ जैसे मैं आगे जाऊंगा, यहाँ पे टाइम के साथ जैसे आगे जाऊंगा वेलोसिटी मेरी ऊपर की तरफ जा रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। लेकिन इस पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो पॉइंट है ना, इतने एरिया के बीच में मेरी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच का अगर मैं एरिया निकाल लेता हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर भी होगा। तो एक्चुअली में क्या करो, बस इसको शेड कर दो, ये वाला एरिया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था ये वाला, और ये मेरा सेकंड क्वेश्चन वाला आंसर था, शेडिंग जो बोला था। अब लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज एक्सेलरेशन इन द 120 सेकंड टाइम इंटरवल। बहुत ही बढ़िया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा बना रखा है। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे को टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। यहाँ पे कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज एक्सेलरेशन इन द टाइम इंटरवल
कितना है। तो एक्सेलरेशन निकालना यहाँ पे बहुत आसान है, मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालने में थोड़ी मेहनत लगेगी। मेहनत क्या लगने वाली है यहाँ पे ध्यान से देखना कि मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए 3 कंडीशंस को देखना। सबसे पहला कंडीशन ये है कि जब मेरा वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा, तो मार्कर बदल देते हैं, 1 मिनट, जब मेरा वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा तो ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जब इंक्रीज कर रहा है मेरा वेलोसिटी, इस वाले पॉइंट में क्या कर रहा है, मेरा वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, एक ये कंडीशन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मुझे नहीं पता। एक, जब मेरी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी की तरफ मूव कर रहा है वो, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो, एक ये वाला, जब मेरी वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इस पॉइंट पे मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी, इन दोनों पॉइंट के बीच में मेरे को वो कैलकुलेट करना है। फिर तीसरे में ये वाला एरिया, जब मेरा ऑब्जेक्ट का स्पीड डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या कर रही है, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट रहा होगा मुझे ये भी निकालना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको पता ही है कि हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला बच्चों एक काम करो, यहाँ पे लेट से हम एरिया निकालें। कैसे, पहले वाले पार्ट का एरिया निकालना है मुझे, ये वाले पार्ट का एरिया निकालना है। लेट से मुझे ये वाला पूरा एरिया निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा ये वाला पूरा एरिया, तो आप बोलोगे सर ये एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम बस इसको रीड्रॉ कर लेते हैं एक बार। इसको कैसे रीड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। और मैंने बोला ये मेरा कुछ ऐसे है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल सा दिख रहा था मुझे ऐसे, ये रहा, क्या दिख रहा था मुझे यहाँ पे, ये 0 है ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट 0 है, 0, ये वाला पॉइंट 20 है, और इसकी हाइट कितनी है, तो आप बोलोगे सर हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारा 3 मीटर्स पर सेकेंड हाइट है, और 20 सेकेंड्स हमारा नीचे वाला बेस है, 20 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 3 मीटर्स पर सेकेंड, और यहाँ पे मेरा ये 20 सेकेंड। तो आप बोलोगे सर अगर मेरे को एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है तो एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर हाफ इंटू बेस हमें पता है 20 है, हाइट मुझे पता है 3 है, तो 2 10 20, तो ये मेरे पास हो जाएगा 30। तो 30 मीटर्स मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे वो एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो मिल जाएगा मुझे पहले पार्ट का वो हो जाएगा 30 मीटर्स। अच्छा 30 मीटर्स मिल गया मुझे। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है, आपने बोला सर ये देखो ये वाला एरिया, ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन में क्या होगा, इस वाले पोर्शन में एक रेक्टेंगल दिख रहा है साफ साफ मुझे 20 से लेके 100 तक, और ये हाइट दोनों जगह सेम सेम है, तो 20 से 100 तक का एक रेक्टेंगल, तो मैं क्या बनाऊंगा, एक रेक्टेंगल बनाऊंगा यहाँ पे 20 से लेके 100 तक का एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा मुझे। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, और आप बोलोगे सर यहाँ 20 लिखा हुआ था इस पॉइंट पे 40 लिखा 100 लिखा हुआ था, और ये मेरी गाड़ी की स्पीड दोनों जगह पे ही 3 मीटर पर सेकंड, 3 कांस्टेंट वेलोसिटी वाले रीजन है ना ये, तो 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड मेरी गाड़ी की वेलोसिटी थी। तो 20 से 100 के बीच का गैप कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 80, 80 का गैप होगा, 100 माइनस 20 कितना होता है 80, तो 80 मेरी ऐसे लेंथ हो गई, लेंथ इज इक्वल टू 80 हो गया, 80 क्या दे रखा है 80 सेकेंड्स, और ब्रेथ मेरे को टाइम 3 मीटर्स पर सेकंड दे रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं एरिया निकालूंगा तो एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वो हो जाएगा 80 इंटू 3 विच विल बी इज इक्वल टू 240 मीटर्स, क्योंकि एरिया क्या देता है मुझे, हमेशा डिस्प्लेसमेंट देता है। एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। आप खुद देखो 80 किस में था, सेकंड में था, और लेंथ ब्रेथ किस में था, मीटर्स पर सेकंड में, तो ये वाला सेकंड ये वाला सेकंड कट जाएगा, तो आंसर जो आएगा 240 मीटर्स आएगा, राइट। तो हमें दूसरा पार्ट भी समझ आ गया। अब चलते अपने तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में क्या बोला गया, तीसरा पार्ट ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन ध्यान से समझना, ये एक ना ट्रेपीजियम है, ये वाला शेप है, इसका नाम दे दूं आपको समझ आ जाएगा शायद अच्छे से। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, तो ये ट्रेपीजियम है। तो ध्यान से समझो अब ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं। अगर मेरे पास एक ट्रेपीजियम है ऐसे, ये और ये, ठीक है, मेरे पास एक ट्रेपीजियम है यहाँ पे जिसमें मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी, ठीक है। ट्रेपीजियम का एरिया, अगर ट्रेपीजियम में ना एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती है, जैसे ये दोनों साइड है ना, एडी इज पैरेलल टू बीसी, यहाँ पे एडी इज पैरेलल टू बीसी, और इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच के हाइट को मैं एच बोलता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मैं एच बोलता हूँ, और इसको मैं बोल देता हूँ, इस वाले पैरेलल साइड को मैं ए लेंथ मान लेता हूँ, इस वाले पैरेलल साइड की लेंथ में बी मान लेता हूँ। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है इसका हाफ इंटू
द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इनटू द सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। तो ये होता है एरिया निकालने का फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं अप्लाई करूंगा तो इस क्वेश्चन में कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें 3 और ये वाला देखो, इस पूरे की हाइट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक तो 3 है हमें पता है, और ये वाला कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसको ऐसे देखो, यहाँ से देखो 2, ये रहा 2, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट हो जाएगी 2, और पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल सेट्स, ये गैप कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 100 से 120 तक 20 का गैप हो जाएगा। तो अगर मैं इसको रीड्रॉ करूंगा तो ये मेरा कुछ ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे ये ऐसे, ये मेरे को 3 दे रखा है, ये मेरे को 2 दे रखा है, ये गैप मेरे को 20 दे रखा है, दोनों के बीच का गैप मेरे को 20 दे रखा है दोनों के बीच का, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ तो एरिया बराबर हो जाएगा हाफ इंटू हाइट एच कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे हाइट मतलब होता है, हाइट ऐसा मत सोचना हमेशा हाइट का मतलब एकदम वर्टिकल लाइन होती है, इस केस में हाइट का मतलब है कि ट्रेपीजियम के दो पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये अगर दोनों पैरेलल लाइंस है ना, आप देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो 20 है, तो हाफ इंटू एच इंटू सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स, तो एक पैरेलल साइड तो ये रहा और दूसरा पैरेलल साइड ये रहा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 5, तो 2 10 20 और 10 इंटू 5 50 हो जाएगा, तो 50 मीटर्स आ जाएगा मेरा इसका आंसर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पे 50 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 50 मीटर्स। तो अभी हमें यहाँ पे ना टोटल कितनी चीजें मिल गई हैं, टोटल हमें 3 चीजें मिल गई है। पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट हमें मिला 30 मीटर्स, लिख लेता हूँ, एक और पेज ऐड करना पड़ेगा। पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, पहले वाले का मुझे मिला 30 मीटर्स, उसके बाद जो दूसरा वाला हमने करा उसका मिला 240 मीटर्स, फिर उसके बाद ये हमने तीसरा वाला भी करा उसको मिला हमें 50 मीटर्स। तो ये मेरे पास आ जाएगा टोटल 30 प्लस 50 80, 80 प्लस 240 320, तो 320 मीटर्स मेरे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इस क्वेश्चन का। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन में एक और सवाल पूछा है इन्होंने। क्वेश्चन में ये पूछा है इन्होंने कि भैया ये तो बताओ कि यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा इन 120 सेकेंड्स में। अब देखो एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो डायरेक्टली हम इसको फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पे इस गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी, मेरी गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इस गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 मीटर्स पर सेकेंड है, और मेरी गाड़ी अंत पे आके ना, एंड में आके देखो, अंत और एंड में कंफ्यूज हो गया, एंड में आके मेरी गाड़ी की जो फाइनल वेलोसिटी रही है वो कितनी है, वो 2 मीटर्स पर सेकेंड है, 0 मीटर्स पर सेकेंड और 2 मीटर्स पर सेकेंड। और ऐसा करने में कितना टाइम लगा, टाइम लगा इसको 120 सेकेंड्स। तो मेरे पास v है, u है, t है, तो क्या मैं a नहीं निकाल सकता बहुत आसानी से। तो आप देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन में t, और आप बोलोगे सर v मेरे पास कितना था 2 सेकेंड्स था, u था 0, सॉरी v 2 मीटर्स पर सेकेंड था, u मेरे पास 0 मीटर्स पर सेकेंड था, और टाइम 120 सेकेंड्स था, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 120, दैट इज 1 अपॉन में 60 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन भी। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोले जा रहे हैं गर्ल इज प्रिपेयरिंग फॉर हर फर्स्ट मैराथन बाय रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, शी यूजेस अ स्मार्ट वॉच टू कैलकुलेट हर रनिंग स्पीड at different intervals, the graph depicts her velocity versus time, estimates the distance she ran based on the graph। देखो भाई ये भी वही वैसे ही सवाल है, बहुत खतरनाक है, मैं आपको बताता हूँ इसमें करना क्या है, बट आपको इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं कराऊंगा, थोड़ा आपको होमवर्क करना पड़ेगा, खुद से करके ट्राई करना, खतरनाक क्वेश्चन। देखो क्या करते हैं इसमें हम क्या करने वाले हैं ना, सबसे पहले तो इसके अंदर हम जूम करते हैं थोड़ा सा ग्राफ को समझने के लिए, ग्राफ एक्चुअली में है क्या, तो थोड़ा सा जूम करते हैं, थोड़ा जूम करा, और इतना नहीं जूम करना, थोड़ा कम, और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा ऐसे मूव करते हैं इस तरफ। अब देखो ग्राफ को ध्यान से समझना है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक्चुअली में मेरे को यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकालना है, मेरी गाड़ी टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितनी चली है ये पता लगाना है मेरे को, और ये मेरे को ग्राफ दे रखा है। यहाँ पे आप देखो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि 0 से 2 के बीच में यहाँ पे जो हर एक लाइन है ना, ये वाला पॉइंट, 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 ये किसको दर्शाता है, तो आप काउंट करो यहाँ पे 0 और 2 के बीच में टोटल कितने डिवीजन है, टोटल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी कि 0 से 2 के बीच का जो गैप है ना उसको 10 पार्ट्स में बांट रखा है। तो 0 से 2 के बीच में गैप कितने का होता है, 2 का गैप होता है, 2 को 10 पार्ट्स में बांटूंगा तो ये हो जाएगा 0.2। इसका मतलब ये यहाँ पे हर एक पॉइंट 0.2 को दर्शाता है, दिस विल बी 0 के बाद जो होगा ये होगा 0.2, ये होगा 0.4, ये होगा 0.6, ये होगा 0.8, ये होगा 1, दिस इज 1, उसके बाद 1.2, तो ये आपको समझ आ गया स्केल है। ऐसे अगर मैं ये वाली बात करूं, इधर की बात करूं ऊपर, तो आपको बस देखना है कि 0 से लेकर 2.5,
0 से लेके 2.5 कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? तो आप बोलोगे सर देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये भी 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आपने बोला सर 2.5 का जो लेंथ है ना वो 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब हर एक पार्ट ना 0.25 के बराबर है। देन दैट मीन्स कहाँ गया भाई मार्कर, हाँ ये रहा। तो देन दैट मीन्स ये मेरा हो जाएगा 0.25, फिर उसके बाद 0.50, ये 0.5 हो जाएगा, ये 0.75 हो जाएगा, ये 0.75 0.25 0.50 0.75 0.75 के बाद ये हो जाएगा 0.75 प्लस 0.25 करोगे तो 1 आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट आ जाएगा 1.25, तो ये 1.25 है, ठीक है। ऐसे करोगे तो आपको इसका स्केल भी आपको पता चल गया। अब आपको निकालना क्या है, आप देखो ग्राफ को ध्यान से देखना है। यहाँ पे सबसे पहले मेरी गाड़ी ने यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। तो अगर मेरे को इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, देखो द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स गिव्स डिस्प्लेसमेंट, लेकिन पहले मेरे को एरिया निकालना पड़ेगा इन दोनों पॉइंट के बीच का। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का एरिया निकालने में मेरे को इसको नीचे डॉटर लाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये डॉटर लाइन से आया 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 आया, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो यहाँ जाके टच होगा। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा हमें। तो कितना कहलाएगा, 0 के बाद 0.2 0.4 0.6, सो दिस विल बी 0.6। ये आपका 0.6 है। क्या गैप है, ये जो गैप मिलेगा आपको 0.6 का मिलेगा, ये वाला गैप आपको, ठीक है। ये जो गैप मिलेगा आपको 0.6 का मिलेगा। और आप बोलोगे सर ये लेंथ क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, तो आप बोलोगे सर ये देखो। अब मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला कि हर एक जो लाइन है वाई एक्सिस पे वो किसके बराबर है, वो बराबर है 0.25 के। तो आपने बोला सर 7.5 से अगर 0.25 नीचे आऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा 7.5 से 0.25, तो ये हो जाएगा 7.25। 7.25 से भी अगर 0.25 नीचे आऊंगा तो ये हो जाएगा 7। तो ये वाला जो मेरा पॉइंट होगा वो कहलाएगा 7। क्या कहलाएगा भाई, 7 कहलाएगा। आ रहा है समझ आपको, क्या कहलाएगा, 7 कहलाएगा। तो अब मेरे को पता चल गया कि मेरी जो वर्टिकल हाइट है इस चीज़ की 7 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट 7 है, और जो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 6 है। तो आप देखो ध्यान से देखना है, यहाँ पे मैंने बना भी रखा है दोबारा, ताकि हम अगर करें तो कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे इसकी इसकी जो अगर मैं निकालता हूँ एरिया निकालता हूँ, अरे यार इसका अरे ये यहाँ से यहाँ तक था ना, ये वाला लाइन था, ये वाला पॉइंट, अगर आप इसको स्ट्रेट ज्वाइन करोगे नीचे लाते हुए लाते हुए लाते हुए लाते हुए लाते हुए यहाँ टच होगा, तो इसका अगर मैं एरिया निकालूंगा ना, ये वाले पोर्शन का एरिया निकालूंगा, तो आप बोलोगे सर ये तो एक रेक्टेंगल बन रहा है। एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसकी ऐसे लेंथ तो 7 है, लेकिन ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो उस पॉइंट से है। तो एरिया कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर एरिया हो जाएगा 7 इंटू 0.6, जो कि हो जाता है 4.2। क्या मीटर स्क्वायर, नहीं भाई मीटर, क्योंकि हमें एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देता है हमेशा, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट देखो तो कैसे निकालते हैं। अब सेकंड वाला लाइन देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, 2 पॉइंट सीधे रखे। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का एरिया निकालना है। तो ये तो आपने लाइन नीचे खींच रखी है, आपको पता है, ये अभी आपने खींची यहाँ पे, तो आपको पता है कि ये जो लेंथ होगा ये कितना होगा। आप बोलोगे सर ये तो मेरे को पता है 7 है, मैंने अभी लिखा है यहाँ पे 7। ये क्या था, ये वाला पॉइंट 7 था, ये वाला पॉइंट। आपने बोला सर दूसरा पॉइंट ना 7.5, 7.5 मतलब ये वाला लेंथ जो है वो 7.5। अब देखो ये वाली लेंथ, हाइट कितनी होगी इसकी, 7.5 होगी। हाइट कितनी है इसकी, 7.5। हाइट कितनी है, 7.5। अब जब 7.5 हाइट है इसकी, इसको ऐसे जोड़ो, इसको ऐसे जोड़ो। आपने बोला सर ये दोनों लाइनें पैरेलल है और इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हाइट कहलाता है। तो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, तो आपने बोला सर हमें पता था कि ये वाला जो पॉइंट है ये 0.6 है, हमें पता है। और एक्स एक्सिस पे हर एक लाइन ना 0.2 होता है, 0.2। तो यहाँ पे अगर मैं 2 से 0.4 कम करूंगा तो 1.6 आएगा। तो आपने बोला सर 0.6 और 1.6 के बीच का गैप होता है 1 का, तो ये मेरा हो जाएगा 1, दोनों के बीच का गैप हो जाएगा 1। तो आपने बोला सर इसका एरिया निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पैरेलल लाइंस, जो कि कितना है, जो कि है आप बोलोगे सर 1 इंटू सम ऑफ बोथ द पैरेलल साइड्स। तो हाफ इंटू 7 प्लस 7.5 दैट इज 14.5। तो 14.5 का भी अगर आधा करोगे तो 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 7.25 आएगा ये। तो 7.25 मीटर्स आ गया आपका सेकंड वाले का लेंथ। ऐसे ही आप थर्ड वाले का निकालोगे। थर्ड वाला कैसे निकालोगे ये भी बताता हूँ, इसके बाद वाला आप खुद करना, आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। इतना तो आप समझ गए अब कैसे करना है। देखो ये आपने खींची लाइन नीचे की तरफ, ये आपका आ गया टोटल एरिया इस वाले रीजन का। तो आपको पता है कि इसकी हाइट कितनी है, 7.5 है, तो ये भी 7.5 है और ये वाली लेंथ भी 7.5 है, और दोनों के बीच का गैप कितना, गैप का ही गेम है यहाँ पे पूरा। आपको विड्थ निकालना है ना, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है,
आपने बोला सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ निकालना है, तो आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है कितना है, 7.5 7.5 ये हमें पता है, लेकिन इसका क्या करें हम, ये कैसे निकाले? तो ये निकालने के लिए यहाँ देखो, यहाँ पे कितना है, ये 1.6 है और ये वाला पॉइंट कितना है आपको देखना पड़ेगा। अब देखो ये 2 था, 2.2 2.4 2.6 2.8 और ये 3, ये वाला पॉइंट 3 है, ये वाला पॉइंट क्या है 3, तो 1.6 और 3 के बीच में कितने का गैप होगा? तो आप बोलोगे सर 1.4 का गैप होगा। 3 माइनस अगर आप 1.6 करोगे तो ये आ जाएगा 1.4, 4 6 10 1 1 2 3, हाँ 1.4। तो आपने बोला सर ये गैप मेरे को मिल गया 1.4 का, तो आप जाओगे यहाँ और आप सॉरी कहाँ ज़्यादा आगे चले गए हैं, तो आप जाओगे यहाँ और ये लिखोगे 1.4। अब आपने बोला सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ करना है, मतलब 7.5 इंटू 1.4 करना है हमें। अच्छा 7.5 को मैं 7.5 ना लिख के 15/2 लिखूंगा ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, और 1.4 और ये 2 इंटू 0.7 होता है 1.4, 15 7 का कितना होता है 105 होता है, 105 होता है, एक पॉइंट लगा दे तो ये हो गया 10.5 मीटर्स। तो मेरे पास यहाँ पे ये वाला एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आ गया। आपको भी यहाँ पे बाकी जो रिमेनिंग जितने भी बचे हैं ना, ये वाला पार्ट, ये देखो ट्रेपीजियम बनेगा वापस, ये और ये भी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ट्रेपीजियम बनेगा, फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ट्रेपीजियम बनेगा, फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेक्टेंगल बनेगा। तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करके दिखाना, ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर आपको नहीं समझ आता ये वाला क्वेश्चन तो मैं अलग से पूरा कंप्लीट करके समझाऊंगा आपको ये, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं यहाँ पे, तो अब हमारा 14th क्वेश्चन है, ऑन एंटरिंग ए स्टेट हाईवे कार कंटिन्यूज टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी कि मेरी गाड़ी ना कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है और वो है 6 मीटर्स पर सेकेंड फॉर 2 मिनट, 2 मिनट तक मेरी गाड़ी इसी वेलोसिटी से मूव करती रही, एंड देन एक्सेलरेट्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 6 सेकेंड्स। मतलब इस पॉइंट के बाद आके ना मेरी गाड़ी ने एक्सेलरेशन चालू करा, मतलब कि आप सोचो कि 2 मिनट तक मेरी गाड़ी सेम ही स्पीड से जाती रही। 2 मिनट का मतलब है 120 सेकेंड्स, क्योंकि हमें यहाँ पे सब कुछ मीटर्स पर सेकेंड में है तो हमने मिनट को भी सेकेंड्स में चेंज कर दिया। अब अगर मेरी गाड़ी पहले 2 मिनट तक या फिर 120 सेकेंड तक सेम ही स्पीड से जाती रही तो मैं बोलूंगा इस केस में एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मेरी वेलोसिटी चेंज कर रही है कि नहीं कर रही है, तो टाइम के साथ, तो यहाँ पे टाइम के साथ में वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो है। लेकिन बोला है कि 6 मीटर्स पर सेकंड, इसके 2 मिनट्स के बाद ना यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन होता है और मेरी गाड़ी की स्पीड चेंज होती है। एक्सेलरेशन कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और ये जो एक्सेलरेशन होता है ना ये 6 सेकंड तक होता है, पूरा 6 सेकंड तक ये एक्सेलरेशन होता है। अब देखो अगर एक्सेलरेशन हुआ है तो उसका मतलब है गाड़ी ने अपनी स्पीड चेंज करी है, ऑब्वियसली बात है गाड़ी ने अपनी स्पीड चेंज करी है। हमें पता लगाना है कितना हुआ है एक्चुअली में यहाँ पे गाड़ी की स्पीड क्या रही है। तो आप बोलोगे सर देखो इस केस में इनिशियल में 6 मीटर्स पर सेकंड ले लूंगा, टाइम में 6 सेकंड ले लूंगा, टाइम में 6 सेकंड ले लूंगा, एक्सेलरेशन हमें दे रखा है कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आप बोलोगे सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले फॉर्मूले से मैं पता लगा सकता हूँ v कितना है मेरे पास। तो आप बोलोगे सर v मेरे पास है यहाँ पे, अब वही तो निकालना है, u मेरे पास है यहाँ पे 6, a मेरे पास है यहाँ पे 1 और टाइम मेरे पास है यहाँ पे नहीं एक्सेलरेशन मेरे पास 1 है और टाइम मेरे पास 6 है, तो ये हो जाएगा 6 + 6 12। तो 12 मीटर पर सेकंड मेरी फाइनल वेलोसिटी, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड यहाँ पे लिखूंगा मैं। यानी कि अगर वो 6 मीटर्स पर सेकंड पे 6 सेकंड तक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से वो आगे बढ़ाता है गाड़ी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 6 सेकंड बाद 12 मीटर्स पर सेकंड हो जाती है। अब इस चीज को मुझे ग्राफ पे दिखाना है। अब देखो ग्राफ पे दिखाने के लिए ना मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब मैं बनाऊंगा तो यहाँ मैं लिखूंगा टाइम और यहाँ मैं लिखूंगा वेलोसिटी। अब देखना ध्यान से, तो यहाँ पे जब मैं टाइम लिखूंगा तो आप बोलोगे सर मुझे टाइम के कितने कितने के स्केल लेने पड़ेंगे यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे कि टाइम यहाँ पे पहले तो 120 सेकंड की बात हो रही है, फिर उसके बाद दोबारा 6 सेकंड की बात हो रही है, तो टोटल 126 सेकंड की बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन 126 सेकंड इस लाइन पे अगर मैं 1 2 3 करके शो करूंगा तो वो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली वो बनाना पॉसिबल नहीं है, ग्राफ इनसफिशिएंट होगा फिर हमारे लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, हम क्या करने वाले हैं, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं, क्या बोलते हैं इसका, लेट्स से कि हम 12 सेकेंड का गैप ले लेते हैं, 0 12 सेकेंड, फिर उसके बाद 24 सेकेंड, फिर उसके बाद 36 सेकेंड, ऐसे इसका गैप ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा ग्राफ शायद से मेरा ग्राफ पे काम बन जाएगा। और अगर मैं ऊपर वाली की बात करूं, जैसे कि हम इस वाई एक्सिस यानी कि वेलोसिटी की बात करते हो, वेलोसिटी तो बहुत आसान है क्योंकि हमें यहाँ पे 6 और 12 ही लेना है, तो आप यहाँ पे 2 के गैप में ले सकते हो या आप यहाँ पे 3 के गैप में ले सकते हो, दोनों, क्योंकि
12 और 6 जो है वो 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है, तो आप 2 का गैप पे भी लो, 3 के गैप पे भी लो, या 6 और 12 भी डायरेक्टली लिख दो तो भी बात सही है, तो भी बात चल जाएगी आपकी। अब देखो यहाँ पे मैं ग्राफ बनाता हूँ, आपको अब समझ आएगा क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, बहुत आसान है। आपने बनाया ये टाइम वाला एक्सिस, सॉरी ये वेलोसिटी, और यहाँ पे आपने बना दिया ये टाइम वाला एक्सिस होगा, ये 0 हो गया, 0, ये उसके बाद मैंने 12 बनाया, ये मैंने इसके बाद आप 24, 12, 24, 24 के बाद 12 जोड़ोगे 36, 12 जोड़ोगे 48, 12 जोड़ोगे 60, 60 के बाद 12 जोड़ोगे 72, 72 के बाद 12 जोड़ोगे, 12 का मल्टीप्लिकेशन की टेबल ये है, 84, 84 के बाद 96, 96 के बाद 108। हमें कहाँ तक जाना है, 120 प्लस, थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा ना, 120 प्लस, तो ये 108 हो गया, 108 में 12 जोड़ूंगा 120, 120 के बाद और 12 जोड़ूंगा तो 132, इतने हो गए हमारे पास। तो आपने बोला सर पहले 120 सेकंड में ना, जैसे अब यहाँ पे मेरे को इस पे वेलोसिटी वाले एक्सिस पे भी करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, 2 का मल्टीपल लेते हैं, 2 और ये मेरा 4 और ये मेरा 6, ये मेरा 8, ये मेरा 10 और ये मेरा 12, ठीक है। ये सारा ये वेलोसिटी है, ये वाला पार्ट वेलोसिटी है, ये वाला, और ये वाला पार्ट टाइम है इन सेकंड्स, इट इज इन सेकंड्स, और जो वेलोसिटी है वो मीटर्स पर सेकंड में, ठीक है। तो आपने बोला सर पहले 120 सेकंड तक, जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की ना, जब हम कहानी स्टार्ट कर रहे हैं तब भी मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी है, 6 मीटर्स पर सेकंड है। ये देखो मैं दिखाता हूँ, तब भी मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी है, 6 मीटर्स पर सेकंड है। इस टाइम पे भी 6 मीटर्स पर सेकंड है, इस टाइम पे भी 6 मीटर पर, इस टाइम पे सब पे ही मेरी गाड़ी की स्पीड 6 मीटर्स पर सेकंड है। 120, जब तक मेरे टाइम 120 सेकंड्स नहीं हो जाता, 2 मिनट तक मेरी गाड़ी सेम स्पीड से चली है। तो ये एक तरह से आप बोलोगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ बनेगा, यहां तक, कहां तक, यहां तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। यहां तक आपका ग्राफ बन गया। अब ध्यान से समझना, अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहां पे जैसे 120 से, मैंने बोला जैसे ही 120 से वो 6 सेकंड और आगे गाड़ी बढ़ाता है, तो उसकी स्पीड 6 से कहां पहुंच जाती है, 120 के बाद 6 सेकंड्स और आगे जाना है, ये तो 120 के बाद 12 सेकंड आप आगे जाओगे तो 132 पे पहुंचोगे, तो 6 सेकंड बाद मतलब ये वाला पॉइंट 126 सेकंड वाला, ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट पे आपकी गाड़ी की स्पीड पता है कहां पर है, आप बोलोगे सर ये देखो, अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, मेरी गाड़ी की स्पीड थी 12 मीटर्स पर सेकंड। अगर मैं टोटल 120 के बाद 6 सेकंड और ट्रैवल करूंगा तो मेरी गाड़ी 12 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड पे है। तो इस पॉइंट पे मेरी गाड़ी कहां पर होगी, 12 मीटर पर सेकंड वाली स्पीड पे। देखो ये हो गया, ऐसे बनाओ 12 मीटर पर सेकंड, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा और यहाँ बनाता हूँ, तो आप बोलोगे सर ये मेरा ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, ये तो 120 सेकंड पे, 126 सेकंड पे, ये इस वाले पॉइंट पे मेरी गाड़ी की स्पीड थोड़ा यहाँ से सही करना पड़ेगा, ये कुछ ऐसे आएगा। देखो आई होप आपको समझ आ गया होगा ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये आपकी गाड़ी की स्पीड है, यहाँ पे आपकी गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है, कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, कितनी है 6 मीटर्स पर सेकंड। यहाँ पे भी 6 मीटर्स पर सेकंड है पूरा। इस पॉइंट पे आपकी गाड़ी की स्पीड 6 मीटर्स पर सेकंड थी, लेकिन यहाँ पे आपकी गाड़ी की स्पीड 12 मीटर्स पर सेकंड है, ठीक है। ये टोटल 120 सेकंड की कहानी है यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद जो आगे की 6 सेकंड की कहानी है ना, वो यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड की कहानी है आगे, ये जो गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आप, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। अच्छा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार भी बोला है ना निकालने को, चलो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, बहुत आसान है डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो क्या बताया था मैंने, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आपको बस एरिया निकालना है यहाँ पे, एरिया। तो दो कंडीशंस बनेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला 120 सेकंड्स तक। तो आपने बोला सर इसका एरिया बन जाएगा एक रेक्टेंगल, 120 इंटू रेक्टेंगल की लेंथ ये है ना 120, देखो 120 ये लेंथ हो गया, और इसकी हाइट कितनी हो गई, ब्रेड्थ कितनी हो गई, तो आप बोलोगे सर 6, तो ये हो जाएगा 720 मीटर। 720 मीटर इसका एरिया आ गया, यहाँ से 720 इसका आया, इसका आया, इस वाले रीजन का आया 720, इसका एरिया आया। अब अगर मैं ये वाला रीजन निकालना चाहूँ, तो ये तो ट्रेपीजियम है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एरिया आ जाएगा हाफ इंटू एच। एच का मतलब दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, दोनों पैरेलल, ये भी पैरेलल लाइन होगा, ये भी पैरेलल लाइन होगा, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। आपने बोला सर 6 सेकंड, तो हाफ इंटू 6 इंटू सम ऑफ टू पैरेलल लाइंस। तो आपने बोला सर ये वाली जो हाइट है ना, ये 12 मीटर्स पर सेकंड है, ये देखो ये वाला 12 मीटर पर सेकंड है, और ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, ये है 6 मीटर पर सेकंड, तो 12 प्लस 6, इसी में मैंने थोड़ा गंदा कर दिया ना, ये देखो ये है आपका, अगर आप देखोगे ये वाला पॉइंट, ये 12, ये अगर ज्वाइन करोगे तो 12 मीटर्स पर सेकंड है, और ये वाला जो पॉइंट है ना, इतनी हाइट जो है, ये वाला गैप,
ये वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला गैप, ये पूरा है आपके पास 6। तो 12 और 6 को जोड़ोगे तो 18 आ जाएगा आपके पास। तो काटोगे तो 2 9 जा 18 हो जाएगा और 9 6 जा 54। तो ये आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट पता है कितना आएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट तो आप बोलोगे सर टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 720 प्लस 54 जो कि होता है 774 मीटर्स। यूनिट लिखना मत भूलना, क्या लिखूँ, यहाँ लिख दूँ, स्पेस है, 774 मीटर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। टू कार्स ए एंड बी स्टार्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो मेरे पास यहाँ पे दो गाड़ी है, ए है एक, सॉरी यहाँ बना दिया मैंने, यहाँ मेरे पास एक गाड़ी ए है और मेरे पास एक गाड़ी बी है। दोनों ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। फ्रॉम रेस्ट मतलब इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कार ए अटेन्स वेलोसिटी ऑफ, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी 5 मीटर पर सेकेंड पे पहुंच जाती है और कार बी की फाइनल वेलोसिटी कितनी पहुंच जाती है? 3 मीटर्स पर सेकेंड पे पहुंच जाती है। और ये ऐसा सब कुछ कितना टाइम पे होता है? ए का तो जो होता है टाइम लगता है, ए को अपनी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड पहुंचाने में उसको 5 सेकेंड लग जाते हैं और बी को अपनी वेलोसिटी को 3 मीटर्स पर सेकेंड तक पहुंचाने में 10 सेकेंड लग जाते हैं। बोले कि प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर बोथ द कार्स इन द सेम ग्राफ. Using the graph, calculate the displacement in the two time intervals mentioned. Calculate the acceleration in both the cases. Then calculate their velocity at 5 instant. Hint भी दे रखा है क्या यहाँ पे? Hint भी नहीं चाहिए हमें, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम क्यों हिंट यूज करेंगे? कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन द टू टाइम इंटरवल्स मेंशन, ठीक है। ओके, तो ग्राफ कैसे बनेगा यहाँ पे? चलो ग्राफ पे चलते हैं। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना चाहूँ यहाँ पे, ये रहा मेरा वेलोसिटी और ये मेरा टाइम, दिस इज माई टाइम इन सेकेंड्स एंड दिस इज माई वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ये मेरा वेलोसिटी मीटर्स पर सेकेंड है। अब देखो यहाँ पे कि मेरी गाड़ी, दोनों ही गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तो मैं जीरो लिखूंगा, ये जीरो मार्क करना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट हो रही है, वेलोसिटी भी जीरो है दोनों जगह पे। एक गाड़ी की स्पीड मेरी जाती है 5 मीटर्स पर सेकेंड, एक की 3 मीटर्स पर सेकेंड। तो आपने बोला सर एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये लिख दिया यहाँ पे। और टाइम देखो कितना दे रखा है, 5 सेकंड और 10 सेकंड टाइम दे रखा है, 5 सेकंड और 10 सेकंड। तो यानी कि मैं यहाँ पे 10 तक जाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 सेकंड तक का ग्राफ। अब आपसे क्या बोला है कि स्टार्टिंग में जब टाइम जीरो था तब इसकी वेलोसिटी भी जीरो थी, जब टाइम जीरो था तब इसकी वेलोसिटी भी जीरो थी। तो ठीक है, यहाँ से दोनों ग्राफ ही मेरे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। एक को मैं रेड से बनाऊंगा, एक को मैं ब्लू से बनाऊंगा। तो ए को मैं रेड से बनाने वाला हूँ, ए को मैं रेड से बनाने वाला हूँ और बी को मैं ब्लू से बनाने वाला हूँ, बी को मैं ब्लू से बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक ही कहानी से। तो ए का क्या बोला है कि स्टार्टिंग जीरो, टाइम जीरो, स्पीड जीरो। फिर जब टाइम 5 सेकेंड्स हो गया तो उसकी वेलोसिटी 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो जब टाइम जीरो तो स्पीड भी जीरो। 5 सेकेंड जब टाइम हो गया तो इस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी पहुंच गई थी? 5 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पे ये रहा 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो आप इसको बस ऐसे क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब ये आपका ए का बन गया। अब बात करते हैं बी की। बी में क्या हो रहा है, जब मेरा टाइम जीरो था तब मेरा इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो, तो मतलब ये भी ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा। लेकिन आगे क्या बोला हुआ है कि जब टाइम 10 सेकेंड्स हुआ तो उसकी वेलोसिटी 3 मीटर्स पर सेकेंड है। जब टाइम 10 सेकेंड्स हुआ तो उसकी वेलोसिटी 3, मतलब 10 और 3 यहाँ पे आके मीट करेंगे ना। अगर मैं इसको ऐसे आगे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पे, तो 10 और 3 यहाँ पे आके मीट करेंगे, ये वाला पॉइंट। तो मेरे को ये बनाना है ऐसे, इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। इतना समझ आ गया? तो दोनों का ग्राफ यहाँ पे बन गया, ये दोनों का ग्राफ बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया इन्होंने कि ग्राफ तो हमने बना दिया, प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर बोथ द कार्स इन द सेम ग्राफ, यूजिंग द ग्राफ कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन द टू टाइम इंटरवल्स मेंशन। तो डिस्प्लेसमेंट बताना है यहाँ पे हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। तो आप देखो यहाँ पे, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना है तो सबसे पहले मैं करूंगा, मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, मतलब कि ये जो पॉइंट है ना, जब उसकी गाड़ी की स्पीड 0 से 5 पहुंची, तो ये दो पॉइंट्स के बीच का एरिया निकालूंगा यहाँ पे। एक तो मैं ये वाला पूरा एरिया निकालूंगा ऐसे, ये पूरा एरिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। दिस विल बी अ, मैं रेड से बना के दिखाता हूँ, रेड वाला बना रहा हूँ ना मैं, तो रेड से बना के दिखाता हूँ। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में आप बोलोगे सर ये जो गैप है ये 5 सेकंड का होगा,
और वर्टिकली ये जो गैप है 5 मीटर्स पर सेकंड का होगा। तो अगर इसका एरिया निकाल दोगे आप, एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 5 तो आप बोलोगे सिर्फ 25/2 जो कि होता है 12.5 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट होगा ए का पहले 5 सेकंड में। अब अगर मैं बात करता हूँ बी की बात करता हूँ, तो बी का अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ ना, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जब उसकी गाड़ी की सीट 0 से लेके 3 मीटर्स पर सेकंड पे पहुंची, तो मुझे यहाँ पे भी एरिया निकालना पड़ेगा, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। तो आप बोलोगे सर इस बार ना हम ये वाला एरिया कैलकुलेट करते हैं, येलो से मार्क करके दिखाता हूँ, ये वाला एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वाला, ये पूरा एरिया इस ग्राफ के अंडर में ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। तो आपने बोला सर ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मेरे को ये डिस्टेंस कितना है, आप बोलोगे सर ये 10 सेकंड का गैप है, और ये हॉरिजॉन्टल कितना गैप है, तो आप बोलोगे सर ये 3 सेकंड का गैप है, 3 मीटर्स पर सेकंड का गैप है। तो आपने बोला सर यहाँ पे एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ इंटू 3 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 15 मीटर्स। तो यहाँ पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया सेकंड केस में, ये ऊपर वाला ए का था, ये नीचे वाला बी का था, दोनों का मैंने डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे निकाल दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। तो बच्चों ये रहा आज के क्लास का आखिरी सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है ये। रोहन स्टडीज साइंस फ्रॉम 6 PM to 7:30 PM. Consider the tip of the minute hand of the wall clock during the given time interval. What is its distance traveled, displacement, speed and velocity, and length of the minute hand is given as 7 centimeter. आपको सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा कि जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ना आप एक सर्कल का चक्कर काटते हो टी टाइम में, और उस सर्कल का रेडियस अगर आर है और मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और घूम के चक्कर काट के मैं वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो इसका मतलब मैंने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 2πr डिस्टेंस ट्रैवल किया। कितने टाइम में, टाइम मैंने जो लिया वो है टी, तो जो स्पीड होता है ना, स्पीड हो जाएगा 2πr अपॉन में टी। इतना चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि 6 बजे वो पढ़ने बैठा और 6 से 7:30 बजे तक। अब यहाँ पे क्लॉक समझो, क्लॉक कैसे होगा यहाँ पे 6 बजे। अब जब मैं बात कर रहा हूँ 6 बजे की, तो 6 बजे के टाइम पे मिनट हैंड कहाँ पे होगा, 6 पे मिनट हैंड। देखो आर हैंड तो 6 पे होगा, छोटा वाला सुई 6 की तरफ होगा, 6 ये रहा और 12 ये रहा, लेकिन बड़ी वाली सुई जो हमारा मिनट हैंड है वो यहाँ पे 12 की तरफ होगा। और 7:30 बजे का मतलब ये रहा, 7:30 बजे का मतलब है मेरी छोटी वाली सुई किस पे होगी, 7:30 बजे का मतलब है मेरी छोटी वाली सुई 7 की तरफ होगी, छोटी वाली सुई 7 की तरफ होगी, ये 7। और जो मेरी बड़ी वाली सुई हुई, थोड़ा सा मैंने गंदा बना दी ना शायद से, यहाँ से बनाते हैं, छोटी वाली सुई 7 की तरफ होगी और जो मेरी बड़ी वाली सुई होगी वो 6 की तरफ होगी। ये है पूरा कंसेप्ट। ये 7:30 है, 7:30, ये बज रहे हैं 6 बजे, ये 6 बज रहे हैं और ये बज रहे हैं 7:30, 7:30, राइट। अब क्वेश्चन में क्या बोला होगा, कंसिडर द टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द वॉल क्लॉक, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो आप एक बात बताओ मुझे, मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ कि 6 o'clock से लेके 7:30 तक मेरे मिनट हैंड ने कितना ट्रैवल किया होगा। मिनट हैंड एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता है 60 मिनट्स में, 1 आवर में, 1 आवर यानी कि 6 to 7 PM तक उसने 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, एक चक्कर पूरा काटा। और एक रेवोल्यूशन का मतलब होता है 360 डिग्री, और इसका मतलब होता है 2πr डिस्टेंस कवर किया उसने, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर वो 7 से 7:30 तक वो आगे बढ़ता है, 6 से 7 तक, फिर 7 से 7:30 तक, तो आप बोलोगे सर इसने आधा घंटा कवर किया, 30 मिनट्स कवर किया। 30 मिनट्स का मतलब हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन। एक चक्कर आप काटते हो, आपने जैसे ये सुई यहाँ पे थी, इसने यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे घूम के वापस यहाँ पे आ गया, तो उसने एक चक्कर काटा। अगर यही सुई यहाँ से स्टार्ट करके सिर्फ यहाँ तक जाती है, इस पॉइंट तक, तो आप बोलोगे सर ये तो 180 डिग्री हुआ। तो यहाँ पे इसने आधा रेवोल्यूशन काटा। आधे रेवोल्यूशन का मतलब होता है 180 डिग्री, इसका मतलब होता है 180 डिग्री, जो कि होता है πr। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं, क्योंकि 6 से 7:30 तक आप बोलोगे सर 6 से 7:30 तक 1 आवर 30 मिनट्स होते हैं, या फिर टोटली आप बोलोगे 90 मिनट्स होते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो। तो इन 90 मिनट्स में जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, तो डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो होगा, आप बोलोगे सर 2πr प्लस πr, जो कि हो जाएगा 3πr। और क्वेश्चन में यहाँ पे आपको आर की वैल्यू दे रखी है, ये देखो 7 सेंटीमीटर दे रखे हैं यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर अगर मैं इस 7 सेंटीमीटर का यूज करके यहाँ पे पुट कर दूं, सब्स्टिट्यूट कर दूं 3 ×
22/7 इंटू 7, तो आप बोलोगे 7 से 60 कटा, तो ये हो जाएगा 66। तो 66, अब यूनिट क्या है, यूनिट सेंटीमीटर में, तो 66 सेंटीमीटर डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया। और ऐसा करने में टाइम कितना लगा मुझे, ऐसा करने में मुझे टाइम लगा 90 मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं आगे और क्या बोला हुआ है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले निकाल दिया डिस्टेंस ट्रैवल निकाल दिया। अब आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट पूछा। अब एक कंडीशन देखो यहाँ पे, ये आपका मिनट हैंड ये रहा, ठीक है। मैं यहाँ से आर वाला पार्ट मिटा देता हूँ। आप देखो आर वाला पार्ट ना मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब सिर्फ मिनट वाला पार्ट देखना, ठीक है। अब सिर्फ मिनट वाला पार्ट देखना। अगर मेरी सुई, अगर मेरा मिनट हैंड यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मतलब पहले यहाँ था और यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मतलब कि अब वो इस तरफ फेस कर रहा है। देखो सेकंड वाली कंडीशन में वो इस तरफ फेस कर रहा है, तो मेरे को क्या यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, डिस्प्लेसमेंट करने के लिए ऐसे घूम के आने की जरूरत है? नहीं। तो आप बोलोगे सर मैं तो डायमीटर के थ्रू सीधा नीचे, सीधा ऐसे डायमीटर के थ्रू सीधा नीचे आ सकता हूं। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है यहाँ पे, इन दिस केस अगर आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो आप बोलोगे सर जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, डिस्प्लेसमेंट इस केस में, तो आपको इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, ये कौन सा पॉइंट था 12, ये कौन सा पॉइंट था 6, आपको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए घूम के पहुंचने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से सीधा आ सकते हो। तो ये कितना होता है, ये आप बोलोगे सर ये तो डायमीटर होता है सर्कल का, डायामीटर होता है सर्कल का, जो कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। तो आप बोलोगे सर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस का मतलब हो गया यहाँ पे 7, तो 14 मीटर्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमें पीछे से हमें क्या मिला, हमें डिस्टेंस मिला यहाँ पे 66 सेंटीमीटर और डिस्प्लेसमेंट मिला 14 सेंटीमीटर। तो अभी हमने कौन कौन से सवाल कर दिए, ये वाला सवाल कर दिया, ये वाला सवाल कर दिया। अब स्पीड और वेलोसिटी निकालना है। स्पीड बहुत आसान, आप बोलोगे सर स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है कि नहीं। और डिस्टेंस हमने अभी निकाला 66 और टाइम कितना लगा 90। और आप बोलोगे सर हमें जो वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट तो हमारा 14 था और टाइम तो हमें लगा 90 मिनट्स। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे ना 66 अपॉन में 90, तो सॉल्व करोगे तो 3 से कटेगा, 330, 322, 6 से काटते हैं, 6 11 से 66 होता है, 6 15 से 90 होता है, 11 अपॉन में 15, जो भी इसको कैलकुलेट करके जो भी आपका आएगा पॉइंट्स में लिख देना। ये आएगा आपका मीटर्स पर, किस में आएगा, ये सेंटीमीटर था, सॉरी ऊपर ना 14 मीटर नहीं है 14 सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर्स पर मिनट में, सेंटीमीटर्स पर मिनट में। ये भी है जिसको आप सॉल्व करोगे ना, तो ये 2 7 से 14, 2 45 19, 7/45, तो ये भी आपका आ जाएगा सेंटीमीटर्स पर मिनट में। ठीक है, तो आई होप आप ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे, आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसको डेसिमल में लिखना है, ऐसे लिख के मत छोड़ देना। तो स्पीड भी निकाल दिया हमने, वेलोसिटी भी निकाल दिया। तो आज का हमारा क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा यार बच्चों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नया चैनल है, और भी ऐसे मज़ेदार वीडियोस लेके आता रहूँगा, सारे एक्सरसाइज चाहे मैथ्स के हो चाहे साइंस के हो, तो बने रहना साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।